हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओसीएम आपके सेकेंड चैप्टर की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सेकेंड चैप्टर की बात करने वाले हैं हम लोग। हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था एंड उसके अंदर जितनी भी चीजें हमने देखी थी उसका अब हम डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक पार्ट था जिसमें हमने देखा था कि ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। ये सारी चीज हमने बहुत ही एकदम बेसिक लाइनर पढ़ा था। उसी के ऊपर आज पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है ट्रेड, वो हम पढ़ने वाले हैं आज। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपको एक स्टोरी है जिसकी बात मैं यहाँ पे आपको करूंगा कि एक फार्मर है मोहन नाम का, जो रत्नागिरी में रहता है एंड वो अपने फार्म में राइस उगाता है। एंड वो जितना राइस उगाता है वो अपना अपने विलेज में ही रिटेल प्राइस पे बेचकर अपना काइंड ऑफ घर चलाता है। एक बार उसका फ्रेंड जो है, जो पुणे में रहता है, वो इसको विजिट करता है, मोहन को विजिट करता है एंड वो देखता है कि मोहन कितना कुछ और बेटर कर सकता है अगर वो ट्रेडिंग करना सीखे तो, अगर वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचा सके तो। सो वो उसे आइडिया देता है कि तुम अपने फील्ड में मैंगोज, जैक फ्रूट और ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स वगैरह उगाओ जिसको तुम बाद में पुणे, मुंबई एंड इवन टू फॉरेन कंट्रीज एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ये चीज मोहन सोचता है और फिर उस चीज को करता है। एंड उसी के साथ उसे पता है कि रत्नागिरी के मैंगोज बहुत ही फेमस है। सो हर प्रोडक्ट का, हर गुड्स का कुछ ना कुछ एक जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर के एप्पल्स हम समझते हैं सबसे बेटर होते हैं, राइट? तो कश्मीरी एप्पल्स हम कहते हैं, राइट? सो मैंगोज, रत्नागिरी के मैंगोज, फिर ऑरेंजेस, नागपुर के नागपुर ऑरेंजेस। सो ये सारे जो स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशंस है जिसकी वजह से वहां का एक स्पेसिफिक गुड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो भी है बहुत ही पॉपुलर होता है। सो ये एक प्लस पॉइंट था मोहन के पास। तो ये उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हें ये चीज का बाहर डिमांड है, तुम्हें इस चीज के लिए कुछ करना चाहिए। एंड वो ये चीज फॉलो करता है। मैंगोज एंड जैक फ्रूट्स एंड डिफरेंट अदर नट्स एंड फ्रूट्स को वो धीरे धीरे दूसरे प्लेसेस पे भेजना शुरू करता है, इवन एक्सपोर्ट करने लगता है। जिसके बाद जो कमाई होती है, जो प्रॉफिट होती है, उससे वो और बेटर इक्विपमेंट्स वगैरह इंपोर्ट करता है एंड अपनी फार्मिंग और बेटर करता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग से और अपना बिजनेस बढ़ाता है। सो इसी के साथ ये स्टोरी में हमें बताया गया है कैसे एक मामूली सा फार्मर जो अपना सिर्फ नॉर्मल राइस वगैरह उगा के ही अपना रोजी रोटी सब चला रहा था, वो अब एक बिजनेसमैन बन चुका है। और इतने लोग अब जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल गई। सो ये एक पूरा ट्रेड का आपको एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये थोड़ा बात किया हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विथ यू गाइस। एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए। एंड 11th स्टैंडर्ड का हमने ओसी से स्टार्ट किया हुआ है, कॉमर्स सेक्शन का आपका ओसीएम सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकेंड चैप्टर आपके सामने ट्रेड। सो ये काफी बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। यहाँ पे आप जैसे कि पार्ट्स देख सकते हो। सो आज हम लोग 2.2, लेट मी मार्क इट फॉर यू गाइस, 2.21 यानी कि रिटेल ट्रेड पूरा खत्म होने तक पूरा करेंगे, यहां तक हम लोग पूरा करेंगे। इतना आज हम पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं। और बाकी का जो है वो हम पार्ट 2 वीडियो में बनाऊंगा, उसमें हम करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड और उसका प्रोसीजर वगैरह जो है, एंट्रापोर्ट ट्रेड, ये सारा हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। तो दोनों वीडियो बरोबर देखिएगा लाइन से अच्छी तरह से। ओके, ये फर्स्ट पार्ट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था वो स्टोरी आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। लेट मी जूम दिस अ बिट एंड लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी अब मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा, कॉमन सेंस की बात है। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर।
सो ट्रेड ट्रेड के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन अगेन छोटा सा अगेन इंट्रोडक्शन। ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमी ऑफ every country. The overall development of economy is an output of proper functioning of trade. So आप ये जानते ही हो, आपने ये एक्सपीरियंस किया आपकी लाइफ में एज अ स्टूडेंट भी, कि आज जो कंट्री की हालत हो रही है, एक साल से हमारे जहां कोविड की वजह से जो हो रहा है, हमारे यहाँ पे ट्रेड रुक चुका है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी रुक चुकी है, जिसकी वजह से कितनी दिक्कतें आ रही है हमें। तो ये यहाँ पर हमें ये पहली लाइन में ये बात प्रूफ हो रही है कि ट्रेड बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for money's worth is fundamental feature of trade, and other is the transfer of ownership of goods and services from one person or entity to another. So अब कह रहे हैं कि ट्रेड के फीचर्स क्या है, तो उसको दो पॉइंट्स में बताया हुआ है कि बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए। ट्रेड कब कहा जाएगा? जब कोई चीज खरीदी जा रही है, कोई चीज बेची जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये सब आपको टर्म्स बहुत ही फेमिलियर होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सारे टर्म्स बहुत ही बार यूज कर लिए हैं। गुड सर्विस साथ में ही आते हैं। मनीज वर्थ क्या है आपको पता है। सो ट्रेड कब होता है? जब मैं कोई चीज खरीदता हूं, कोई चीज बेचता हूं, ये होना चाहिए। इसके अंदर हो क्या रहा है? इसके अंदर कैश जब आ रहा है तो एक गुड सर्विस का ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप बदल रही है। यानी वो जब तक ओनर, मतलब वो मेरे पास है, बेच जो सेलर है उसी के पास है, तब तक उसकी ओनरशिप है, उसका उस चीज पे हक है। जब वो पैसे के बदले उसे बेच देता है, सेल कर देता है, तो जो बाय कर रहा है उसके पास उसका ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो चुका है। सो ये यहां पे उन्होंने कहा है। The original form of trade was barter, the direct exchange of goods and services. After invention and acceptance of common currency, money trade became greatly simplified. तो पहले के जमाने में क्या होता था? ट्रेड हम लोग देख चुके हैं पहले भी, हम लोग एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत, कि बार्टर सिस्टम होता था कि आपके पास अगर राइस है, हमारे पास वीट है, तो आप हमें 2 किलो राइस दीजिए, हम आपको 2 किलो वीट देंगे। तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट होती थी, कोई मनी कंसेप्ट नहीं था, कोई कॉमन करेंसी यानी जो सबके लिए वैलिड होनी चाहिए, कॉमन करेंसी नहीं थी। लेकिन इसके इन्वेंशन के बाद, मनी के इन्वेंशन के बाद, ट्रेड करना काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। मीनिंग, ऑफिशियल मीनिंग क्या है ट्रेडिंग का? लेट्स सी दैट। ट्रेड मींस द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अभी आपको लाइन याद ही हो जानी चाहिए। Trade refers to buying and selling of goods and services with an objective of earning profit. तो यहां पे ट्रेड तभी माना जाएगा, मैं बाइंग सेलिंग में तभी इन्वॉल्व हूं जब मैं प्रॉफिट अर्निंग मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको समझना है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो ही हम उसे ट्रेड कहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा मैंने? क्योंकि अर्निंग प्रॉफिट हमारा गोल है। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, अर्निंग प्रॉफिट इकोनॉमिकल एक्टिविटी कही जाती है। Trade establishes a link between producers and consumers. It is carried out by buyers and sellers. तो ये ट्रेड किसके बीच का लिंक है? प्रोड्यूसर जो सिर्फ गुड्स बनाता है, कंज्यूमर्स जो सिर्फ गुड्स अपना कंज्यूम करता है, खरीदता है, एक्चुअल में उसे यूज करता है, उस दोनों के बीच में ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, जो प्रोड्यूसर से माल पहले तो खरीदेगा, बाइज इट एंड सेल्स इट। इसलिए बाइंग एंड सेलिंग दोनों चीज यहां पे आ रही है। एक ट्रेडर दोनों चीज करता है, वो प्रोड्यूसर से बाय करता है, कंज्यूमर्स को सेल करता है। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रेड, तो सबसे पहले ये आपने ऑलरेडी, हमने ओवरऑल ये देखा हुआ है, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में हम जाने वाले हैं। इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड आर द मेन। पहले तो उसका डिवीजन है, सब डिविजन है, उसके बाद उसमें इंटरनल ट्रेड में हमने देखा था, इंटरनल ट्रेड यानी कि हमारा कंट्री के अंदर ही जो होता है, दैट इज फिर होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। रिटेल के अंदर अगेन हम पार्टीशंस पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, एंड देन एक्सटर्नल ट्रेड हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। ये सारा आपको एक चार्ट बना के दिया हुआ है, ये चार्ट अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। ये हर एक डिटेल नीचे दी गई है, हम सीधा स्टार्ट करेंगे। पहले इंटरनल ट्रेड पूरा पढ़ने वाले हैं। इंटरनल ट्रेड के अंदर के पार्टीशंस, होलसेल, रिटेल, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इंटरनल ट्रेड,
When the goods and services are purchased or sold within the country, it is referred as internal trade. तो ये हम कल से ही पढ़ रहे हैं कि internal trade क्या होता है जब एक ही कंट्री के अंदर माल खरीदा बेचा जाता है. Purchasing goods from the door, salesman, local shop, exhibition, regional markets, departmental store और a mall आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. तो इन्होंने अलग अलग तरीके बताए, अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करते हुए कि आपने एक सिंपल घर पे जो सेल्समैन आया उससे आपने कुछ खरीदा, नीचे लोकल शॉप से आपने कुछ खरीदा, एग्जीबिशंस वगैरह में गए वहां आपने कुछ खरीदा. आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट एग्जीबिशंस होते हैं चीजें खरीदने की. कई बार जो चीजें लॉन्च होती है तो एग्जीबिशंस लगते हैं, कार एग्जीबिशंस, वहां पे डायरेक्ट कार खरीदी जा सकती है, बुक की जा सकती है. ज्वेलरी के एग्जीबिशंस होते हैं, वैसे अलग अलग चीजों के एग्जीबिशंस, प्रॉपर्टी के एग्जीबिशंस होते हैं. ओके, रीजनल मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, ये सारी अलग अलग जगह हैं जहां से आप चीजें खरीद सकते हैं. When the buyers and sellers both are from the same country, it is known as internal trade. Again हमें एक internal trade का उन्होंने एक प्यारा सा यूनिक सा एक पॉइंट बताया हुआ है कि बायर सेलर दोनों एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, बाइंग सेलिंग एक ही कंट्री में हो रही है. Trade between two states or cities of same country is also considered as internal trade. अब cities के अंदर भी अगर हो रहा है, जैसे कि हमारे स्टोरी में हमने देखा था कि मोहन अपना माल रत्नागिरी से पुणे और मुंबई में बेच रहा है, तो वो इंटरनल ट्रेड कर रहा है. जबकि वो अपना माल जब आउट ऑफ कंट्री, लेट्स से यूएई में, दुबई में या कहीं बेचेगा अपना मैंगोज एंड ऑल जो भी उसका प्रोडक्ट था, तब वो एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाएगा. As there is a gap between production and consumption, there is a need to have proper channel of distribution. The channel of distribution is very important in internal trade. Usually producers are situated at one place, whereas the consumers are scattered over a wide area. There is a big gap between producers and consumers. तो अब एकदम पूरा सा क्या, एकदम सिंपल सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. तो ट्रेड क्या है, ट्रेड क्या प्रोवाइड करता है? ट्रेड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देता है. चैनल यानी कि एक पाइपलाइन जैसा हमें देता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुंचा जा रहा है. एक पॉइंट इसमें प्रोड्यूसर्स है, दूसरा पॉइंट इसमें कंज्यूमर्स है. प्रोडक्शन जब होता है एंड कंजम्पशन जो होता है, इसके बीच में गैप है, वो गैप को फिल करने का काम ये चैनल करता है जो ट्रेड है हमारा. ओके, मोहन ने मैंगोज रत्नागिरी में उगाए, मैंगोज के कस्टमर्स मुंबई में है, पुणे में है. सो अब रत्नागिरी जहां पे प्रोडक्शन है वो कितना दूर है एंड हमारा मुंबई पुणे कितना दूर है, यहां से यहां कौन पहुंचाएगा? ट्रेडर ये काम करेगा, ये गैप भरेगा. ओके, दिस गैप कैन बी शॉर्टेंड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से छोटा किया जा सकता है. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू मेक प्रोडक्ट्स available at the right time, at the right place, in the right quantity through different intermediaries. सो अब कह रहे कि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या काम करता है? सही जगह पे, सही मौके पे, सही समय पे सही प्रोडक्ट पहुंचाता है. सो ये चीज सही मात्रा में, क्वांटिटी यानी सही मात्रा में भी पहुंचाता है. सो हमें यहां बैठे बैठे, आपको पता है मुंबई में बैठे बैठे आपको रत्नागिरी की मैंगोज, नागपुर ऑरेंजेस एंड काश्मीरी एप्पल्स ये सब खाने मिलता है. सो हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, लेट्स सी दैट. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं पहले होलसेलर्स, यानी होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स से माल बल्क में खरीदते हैं. अगर आपको याद होगा, बल्क में माल खरीदते हैं होलसेलर्स. होलसेलर्स फिर बहुत सारे रिटेलर्स को थोड़े कम स्मॉलर क्वांटिटीज में देते हैं एंड रिटेलर्स पूरे जोग्राफिकली लोकेशन में फैले हुए हैं, जिनके पास से कंज्यूमर्स लोकली जाके अपने अपने रीजन में जाके, अपने अपने लोकल एरिया में जाके कंज्यूमर्स अपने रिटेल शॉप से वो माल खरीदते हैं. ओके, आपने कभी देखा है कि नहीं, आई डोंट नो, सुबह सुबह अगर आप निकलोगे आजकल के टाइम पे ज्यादा ये आपको देखने मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम आपको 7 to 11 का ही टाइम है. तो मॉर्निंग 7-6 o'clock के आप भाजी वगैरह लेने अगर जाओगे तो आपको बड़ी सी ट्रक उनके शॉप के बाहर दिखाई देगी. वो बड़ी सी ट्रक में से वो लोग सारा माल निकालते हैं. तो ये सारी ट्रक्स बहुत दूर से आ रही है, अलग अलग जगहों से आ रही है, पुणे, रत्नागिरी, जो भी अलग अलग जगह है जहाँ पे वेजिटेबल्स उग रहे, वसई वगैरह, जो भी जगह है,
वहां से वो लोकल शॉप्स पे जाके वो अपना माल दे रही है। सो ये सारी चीजें थोड़ी सी एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स रीड टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में हमने देखा था टू टाइप्स मेन, पहले तो है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, रिटेल को डिटेल में पढ़ेंगे। होलसेल ट्रेड सबसे पहले, when goods are purchased in large quantities from the manufacturer or producer for the purpose of resale to the retailers, it is known as wholesale trade। तो यहाँ पे वर्ड्स देखिए कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स है और एकदम मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है। वो कह रहा है कि जब बड़े मात्रा में मैं मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर से अपना गुड्स लेता हूं, उसका प्रोड्यूस लेता हूं, क्यों लेता हूं? मेरा पर्पस है उसे रीसेल करने का, मुझे वापस बेचना है, मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, मैं उसे वापस बेचने वाला हूं, रीसेल करूंगा। किसको करूंगा? रिटेलर्स को करूंगा। ओके, उसी को होलसेल ट्रेड कहा जाता है। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। एकदम सिंपल सी बात है, जो होलसेल बिजनेस में है उसे होलसेलर कहा जाता है। होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल इट टू रिटेलर्स। सो होलसेलर इज अ बायर एज वेल एज अ सेलर। तो यहां पे आपको समझना है, उसने खरीदा भी, उसने बेचा भी, तो ये दोनों का फंक्शन उसने निभाया। The wholesaler may perform different functions in the process of distribution of goods and services. It enables the producers to reach the consumers. तो wholesaler सिर्फ इतना ही नहीं करता है कि उसने बस खरीद लिया और बेच दिया, उसके अलावा उसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है जो वो प्रोड्यूसर की हेल्प के लिए करता है और कंज्यूमर की हेल्प के लिए करता है। और ओवरऑल रिजल्ट इसका यही है कि प्रोड्यूसर से माल कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। तो ये नोटेशंस में, कोटेशंस में, ये कोटेशंस में लिखा हुआ वर्डिंग पूरा जो वर्ड टू वर्ड है वैसा ही डेफिनेशन आपको लिखना है। जब भी आप आंसर लिखेंगे होलसेल के ऊपर आपको आंसर आएगा, ये 2 लाइन पहले डेफिनेशन लिखना आपको जरूरी है, जिससे आपके फिक्स आपको 1 से 2 मार्क पक्के मिलने वाले हैं। Wholesaling includes all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or for business use। तो देखो अब कह रहे हैं कि होलसेलिंग क्या होता है। फिलिप कॉटलर ने बताया होलसेलिंग वो चीज है, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसके अंदर आपने अगर बहुत सारे गुड सर्विसेज खरीदे हैं, उसे बेचने के लिए क्यों बाय किया है? रीसेल करने के लिए। और या तो बिजनेस यूज बोला है, सिंपल भाषा में बिजनेस यूज, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस यूज करने के लिए अगर हम खरीदते हैं तो ही उसे हम होलसेलिंग कहेंगे। अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, एवलिन थॉमस ने क्या डेफिनेशन दिया है? अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ neither a manufacturer nor a retailer but act as a link between the two। तो इन्होंने देखो बहुत ही एकदम प्यारा सा उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक सच्चा होलसेलर वही है जो खुद मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, खुद रिटेलर भी नहीं है, लेकिन वो दोनों के बीच का लिंक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का लिंक है। फीचर्स ऑफ होलसेलर पढ़ेंगे। अब आपको मैं फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूं कि कैसे हमें यहाँ पे पूरे हर एक चैप्टर में हर एक आंसर, हर एक चीज कैसे मिलेगी। फीचर्स होगा किसी चीज का, मेरिट्स होगा, डीमेरिट्स होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये सारा चीज यही सेक्शन में पूरा आपका बुक डिवाइडेड है। बहुत प्यारे से आपके नोट्स बेसिकली पूरे अवेलेबल है ये। सो लेट्स रीड द फीचर्स ऑफ होलसेलर। पहला फीचर यानी होलसेलर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके क्या फीचर्स है? होलसेलर परचेसेस गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटीज। कब से हम यही पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर से ये लाइन पढ़ रहे हैं। होलसेलर प्रोड्यूसर से बड़े क्वांटिटीज में माल खरीदता है। होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अब बात देखिए, वो रिस्क ले रहा है, प्रोड्यूसर से इतना माल उसने खरीद लिया, प्रोड्यूसर को तो पैसे मिल गए, अब अगर इसका माल नहीं बिका, आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, या कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये पूरा रिस्क होलसेलर ले रहा है, ये अपने गुड्स को आगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में लगाने के लिए। सो होलसेलर हैज टू टेक द रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेलर डील्स विद वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। तो या तो होलसेलर कभी भी आप देखते हो वो एक ही टाइप ऑफ गुड्स में डील करते हैं, या तो एक से ज्यादा, ज्यादा गुड्स में नहीं। ओके, और सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स में वो लोग डील करते हैं होलसेलर। ओके, सो
फॉर एग्जाम्पल कोई होलसेलर होता है जो सिर्फ टायर्स का ही देखता है, टायर्स, बड़े बड़े टायर्स जो होते हैं, व्हील्स टायर्स जो है उसी में डील करते हैं। कुछ होलसेलर्स होते हैं जो स्पेसिफिक पार्ट होता है कुछ किसी चीज का, उसमें डील करते हैं। जैसे वाइपर्स, मुझे पता है जब रेनी सीजन आता है तो ऑटो के वाइपर्स एंड जो नॉर्मल वाइपर्स डायरेक्ट लगते हैं आपके कार वगैरह पे, तो होलसेलर्स जो है सिर्फ वाइपर्स पे डील करते हैं, सीजन के लिए काम करते हैं, बाकी के टाइम वो काम नहीं करते, उनका कुछ अलग काम होता है। सो होलसेलर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक फिक्स गुड्स में काम करते हैं, और या तो फ्यू फ्यू मतलब बहुत कम टाइप्स ऑफ गुड्स में काम करते हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट होगा, जो साथ में जाता होगा, वैसे गुड्स में काम करते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर उसे लार्ज क्वांटिटीज खरीदनी है, उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कैपिटल चाहिए होगा। उसको अब ये माल स्टोर करना है जब तक वो सारे रिटेलर्स तक नहीं पहुंचता है, तो ये सब के लिए उसे गोडाउन, वेयर हाउस, ये सारी चीजें चाहिए होगी, राइट। सो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे को कहते हैं कैपिटल। A wholesaler maintains price stability by balancing supply demand factors। तो ये बहुत ही अंडरलाइन सा फैक्टर है जो इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई बैलेंस होना चाहिए। डिमांड सप्लाई बैलेंस रहेगा तो प्राइस अच्छी तरह से स्टेबल रहेगी, वरना प्राइस किसी चीज का बहुत कम हो जाना बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा हो जाना वो भी बुरी बात है। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, तो उसके लिए डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स जो है वो मेंटेन होना चाहिए, जो ये बड़ा की फैक्टर होलसेलर के हाथ में होता है। Manufacturers can get direct information about market through wholesalers। अब मैन्युफैक्चरर को होलसेलर के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? होलसेलर उन्हें बता सकते हैं, मैन्युफैक्चरर को बता सकते हैं कि नहीं, आपका प्रोडक्ट ये नहीं चल रहा है, आपके प्रोडक्ट में ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई। ये सारी जो मार्केट में क्या हालचाल है वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सकती है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट जाता नहीं है, होलसेलर उसके पास आता है तो उसे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो ये एकदम सब कॉमन सेंस का बात है। रिटेलर को जितना माल चाहिए होगा वो उतना ही लेके जाएगा, वो ज्यादा, होलसेलर उसको जबरदस्ती नहीं बोलेगा नहीं नहीं आपको इतना लेना ही पड़ेगा, लेके जाओ लेके जाओ। उसको जितनी क्वांटिटी में जितना रिक्वायरमेंट है रिटेलर को, उतना वो माल उसे बेचेगा। 8th पॉइंट है, होलसेलर परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शंस लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, फिनांसिंग। सो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे वो करता हो, जरूरी नहीं है कि ये हर एक चीज उसे करनी हो, कुछ करता होगा, शायद सारे ही करे, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, होलसेलर टू होलसेलर। तो क्या क्या फंक्शंस है? असेंबलिंग, असेंबलिंग यानी बेसिकली गुड्स को अच्छी तरह से असेंबल करो, सही सही तरह से सारे उसे रखो। रखेगा कहाँ पे? वेयर हाउस में रखो, तो उसे कहते हैं वेयर हाउसिंग। ये लाया कहां से? मैन्युफैक्चर कहां था उसका? होलसेलिंग का दुकान दूसरी जगह पे, मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है दादर में, उसका दुकान यहाँ पे नायगांव में, तो कैसे वो करेगा? सो ट्रांसपोर्टिंग करता है वो। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग अब यहाँ पे हर कोई ग्रेडिंग करे ऐसा जरूरी नहीं है। जो 3-4 गुड्स में डील करते हैं तो गुड्स की क्वालिटी के बेस पे उसे ग्रेड किया जाएगा। जैसे आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होता है, तो गुड्स को भी ग्रेड करेगा कि अच्छा ये वाले एप्पल्स अच्छे हैं, सारे के सारे हाई क्वालिटी एप्पल्स, हाई मार्केट एरिया के लिए, अंधेरी वगैरह अच्छी जगह पे ये बेचे जाएंगे, तो वहां के रिटेलर्स के लिए अलग कर दो। ये थोड़े से चीप क्वालिटी लग रहे हैं एप्पल्स, इनको ग्रेड करके वो रिटेलर्स को दो जहां पे जो इतने पॉपुलर लोकेशंस नहीं है, उस जगह पे ये इसे बेच दो। तो ये सारा ग्रेडिंग होता है। पैकिंग, तो अब उसको पैकिंग भी शायद करना पड़ेगा, अगर माल ओपन है तो उसको पैक वगैरह करना पड़ेगा, बॉक्सेस वगैरह में डाल के बेचना पड़ेगा। ओके। एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग सीधी सी बात है, एडवर्टाइजिंग भी करेगा वो, कि उसके पास ये गुड्स है, वो अपनी एडवर्टाइजिंग रिटेलर्स के पास जाके करेगा कि भाई मैं ये माल बेचता हूँ, ये माल प्रोवाइड करता हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप बताइए। आपने देखा होगा बहुत बार आपके किराने वगैरह शॉप पे कोई ना कोई आदमी आया रहता है, उसकी बैग वैग पहना रहता है, उसके हाथ में नोटपैड और या पैड वगैरह, बुक वगैरह रहती है, जिसमें वो अपने आपके लोकल किराने वाले को बोलता रहता है, अरे ये माल दे दूं क्या, ये माल ले लो ना, ये माल ले लो, अरे बहुत अच्छा नया माल आया हुआ है। ये कौन आदमी है? उसके बाहर तभी देखना एक बाहर टेम्पो भी खड़ा रहेगा। ये आदमी कौन है? ये आदमी होलसेलर का आदमी है, जो यहाँ पे रिटेलर को अलग अलग अपने गुड्स रखने के लिए, डिस्प्ले पे रखने के लिए बोल रहा है कि ये ट्राई करो, ये गुड्स ला के दूं क्या, ये चाहिए क्या, वो है क्या। सो ये आपको समझना है। एडवर्टाइजिंग ये सब इसमें इंक्लूड हो गया। फिनांसिंग, फिनांसिंग यानी अब वो पैसे रिलेटेड भी काम करता होगा। अब अगर जब प्रोड्यूसर से वो माल खरीदता है, तो अब
होलसेलर को पता है कि ये माल मेरा बिकने ही वाला है, तो वो एडवांस पैसे शायद देता होगा प्रोड्यूसर को, तो वो एक तरह से फिनेंसिंग कर रहा है। प्रोड्यूसर के पास अगर पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा इन अ सेंस पहले ही आ रहे हैं, तो वो अपना काम और स्मूथली कर सकता है। सो ये फिनेंसिंग वाला काम हो गया। सर्विसेज ऑफ होलसेलर, तो ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है एग्जैक्टली तो दो पार्टीशन इसमें किए हैं। मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है, रिटेलर को क्या सर्विस देता है। कॉमन सेंस की बात है, बीच का लिंक है, तो दोनों तरफ वो सर्विस देता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या सर्विस अवेलेबल है, तो अब याद रखना ऊपर जो हमने फीचर्स देखे, ऊपर जो हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसी का यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टीशन आपको देखने मिलेगा। आधा मैन्युफैक्चरर के लिए वैलिड था, आधा रिटेलर्स के लिए वैलिड था, जो मैंने इसलिए एग्जांपल्स दोनों तरफ कनेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले ए, सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स। लार्ज परचेस, तो सबसे पहले क्या करता है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए लार्ज परचेस करता है, बड़ा अमाउंट मिलता है मैन्युफैक्चरर को जब होलसेलर उसके पास आके लार्ज परचेस करता है। होलसेलर परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू रिटेलर्स बाय कलेक्टिंग ऑर्डर फ्रॉम रिटेलर्स। तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है, लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, बल्क क्वांटिटी में डील करता है, आपको ये याद हो ही गया होगा। स्टोरेज करता है, तो ये बात भी मैंने आपको बताई कि ये इतना माल लेके कहाँ जाएगा, घूमेगा क्या, स्टोर करना पड़ेगा उसको ना। होलसेलर हैज हिज ओन स्टोरेज फैसिलिटी विच ही यूजेस टू फिल द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। बहुत ही कॉमन सा होलसेलर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जो आजकल बहुत कॉमनली हर जगह दिखता है। जो राइस एंड दाल ये सब का जो बड़े बड़े बोरी लाइक पैक में आता है, बड़े बड़े गोनी में जो आता है, उसके आपको शॉप्स आपके एरिया में कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे, होलसेलिंग शॉप्स। उसके बाहर बड़ी सी ट्रक खड़ी रहेगी, वो ट्रक आती है, बहुत दूर दूर से आती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आती है, पंजाब से आती है, गुजरात से आती है, और वो यहाँ पे होलसेलर के वो लोग सारे गोनी लगाते हैं, और वहां से एक एक धीरे धीरे डेली आप कभी नोटिस करोगे तो साइकिल पे माल या छोटे छोटे ट्रक्स में माल जाता रहेगा, टेम्पो में माल जाते रहेगा आसपास के एरिया के सारे रिटेलर्स के पास। तो ये स्टोरेज के लिए गोडाउन जो था वो होलसेलर का होता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये ट्रक आ रही है, वो टेम्पो से भेज रहा है, डिलीवरी कर रहा है गुड्स। रिटेलर का कॉल आया, भाई मेरे को 4 बोरी गेहूं भेजो, राइस भेजो, तो अपने पास टेम्पो होना चाहिए, अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। अब वो खुद का माल उठाने के लिए भी वो प्रोडक्शन के पास से भी अपना प्रोड्यूसर के पास से भी अपना माल लाने के लिए अपना ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है। Financial assistance, a wholesaler is ready to pay the amount in advance to the manufacturer, which can help the manufacturer to produce goods within short period. तो ये बात मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी फंक्शंस के थ्रू कि फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या हो सकता है, कि वो एडवांस पे अगर कर दे कि भैया ये लीजिए 20,000 50,000 का माल मैं लेने वाला हूं, मेरे को 2 महीने में माल चाहिए, तो ये पैसा अब मैन्युफैक्चरर को काम आएगा अपना काम और आसानी से करने में, जल्दी करने में। प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, तो ये तो हमने ऊपर ही देखा फीचर्स में कि मार्केट की अपडेट सारी देते रहता है। मैन्युफैक्चरर कैन गेट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होलसेलर लाइक मार्केट कंडीशंस, डिमांड, टेस्ट एटसेट्रा। सो क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हाल है, अगर ये गुड्स चल रहे नहीं चल रहे, कुछ कमी आ रही है, डिमांड बहुत बढ़ रहा है या सप्लाई कम हो रही है या क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम मैन्युफैक्चरर को वो दे सकता है, होलसेलर दे सकता है। रिस्क बेरिंग, तो ये भी हमने ऊपर देखा कि वो रिस्क लेता है। होलसेलर टेक्स अ रिस्क इन हिज बिजनेस बाय फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी गुड्स, समटाइम्स ही मे बेयर द लॉस। अब कभी कभार अभी की अगर बात कर दो ना, अचानक से पूरा बिजनेस ठप पड़ गया, तो जो लोग होंगे होलसेलर जिन्होंने इतना माल मंगा के रखा होगा, अपने गोडाउन में पड़ा होगा, मे बी वो गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाए, मे बी वो गोडाउन में पड़े पड़े खराब हो जाए, तो ये रिस्क लिया था, है ना, तो कभी कभार लॉस बेयर करना पड़ता है। मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग फंक्शन क्या करता है, तो मार्केटिंग फंक्शंस यानी कि एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउसिंग, वो सब मार्केटिंग फंक्शंस हो जाते हैं। A wholesaler carries out marketing functions like warehousing, advertising, sales promotion on behalf of the manufacturer. तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली डील कर ही नहीं रहा है, उसने होलसेलर को पहुंचा दिया माल, और होलसेलर ही उसके बदले में उसका वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन वगैरह कर रहा है। अब रिटेलर्स को क्या क्या सर्विस वो देता है, तो अगेन आधे कॉमन पॉइंट्स होंगे, सीधी सी बात है। स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी कि होलसेलर के पास हमेशा स्टॉक पड़ा रहता है, जब भी रिटेलर आएगा उसके पास माल है उसको देने को। होलसेलर कीप्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। अब
पॉइंट लिंक देखो एकदम सिंपल, उसने लार्ज क्वांटिटी खरीदा है तो उसके बाद स्टॉक होगा ही ना लार्ज क्वांटिटी का। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में लिंक अच्छी तरह से अगर आप कर लोगे तो बहुत आसानी से सारे पॉइंट्स आप याद कर लोगे। Therefore, retailers can get the goods easily when the consumers ask for the goods. रेगुलर सप्लाई, सिंस अब उसके पास स्टोरेज है, उसके पास स्टॉक है, इसका मतलब वो जब चाहे तब सप्लाई कर सकता है। तो उसको जब चाहे तब, जब ही चाहिए तब कर सकते हैं, उसको रेगुलर कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट, रेगुलर सप्लाई। होलसेलर अश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स टू द रिटेलर्स। वो मेक श्योर करता है, अश्योर यानी कि गारंटी करता है कि आपको माल आते रहेगा टाइम टू टाइम, डोंट वरी मेरे पास बहुत स्टॉक पड़ा है। Therefore, retailers are free from storing goods. अब रिटेलर इससे टेंशन उसका क्या है कि उसको अब स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो एवरी हफ्ता माल आते रहता है, बिकता है, वापस माल आता है, हफ्ता बिकता है, कंज्यूमर्स हफ्ते भर लेते हैं रिटेलर के पास से हफ्ता एंड होते ही। इसलिए आप कई बार किराने वगैरह जाओगे, वो आपको बोलता है अभी आया नहीं है, मंगलवार को आएगा, अभी आया नहीं, बुधवार को आएगा, है ना। तो हर एक जन का एक डे फिक्स रहता है जब माल आने वाला होता है। रिटेलर्स कैन सप्लाई गुड्स टू कंज्यूमर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। और रिटेलर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर को उस हिसाब से जब ही चाहिए तभी माल पहुंचा देते हैं। रिस्क बेरिंग, तो यहां भी रिस्क लेता है वो। होलसेलर बेयर्स द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर्स आर फ्री फ्रॉम द रिस्क। अब रिस्क बेरिंग, जो रिटेलर का रिस्क हो सकता था कि उसको माल अपने पास नहीं जमा रखना है जहां पे चूहे आ गए या कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी हो सकता है दिक्कत, वो अब रिटेलर का रिस्क नहीं है। रिटेलर को पता है जब मेरे को चाहिए होगा ज्यादा माल, मैं उतना उसके पास से ऑर्डर कर लूंगा। सारा रिस्क किसने लिए रखा है, होलसेलर ने रखा है। सो रिस्क बेरिंग, रिटेलर के लिए भी वो रिस्क बेयर कर रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट, होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय वे ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, तो उधार पे माल देके रखा है, हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक आपको वो पैसे देगा ऐसा। सो रिटेलर बोलते हैं अच्छा ये माल बिकने दो, उसके बाद इससे जो पैसा आएगा वो आपको हफ्ते भर बाद मिलेगा, तब आप दूसरा माल लेके आना। सो ये एक उनका रूटीन चलता ही है। लेकिन इसके पहले ये लाइक सीधी सी बात है, स्टार्टिंग से नहीं होता ये, आपको स्टार्टिंग में पहले कैश पेमेंट और ऑन स्पॉट पेमेंट्स वगैरह करना होता है। आफ्टर 2-3 मंथ्स आपने 2-3 बार वो होलसेलर से माल वगैरह ले लिया एंड आपका बिहेवियर वगैरह उसने देखा, उसके बाद ये क्रेडिट फैसिलिटी चालू होती है, डिस्काउंट भी फिर मिलता है। सच सपोर्ट इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द रिटेलर। ऐसे चीज से क्या होता है, रिटेलर का पैसा ज्यादा उसके पास रहने लगता है, जिससे वो कैपिटल अपना बढ़ गया, उसका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया वो, ओके, उससे वो अपने शॉप में कुछ वैरायटी कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा माल, अलग तरीके का माल ला सकता है, या कुछ उसको काम करना है अपने शॉप में वो कर सकता है। तो ये सब उसका उसके पास कैश रह जाता है बिकॉज उसने होलसेलर ने अच्छा खासा सपोर्ट किया हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, मार्केट इंफॉर्मेशन। तो यहां पर भी जरा देखिए, होलसेलर दोनों तरफ से मार्केट इंफॉर्मेशन, रिटेलर की इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है, मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन रिटेलर तक पहुंचाता है, तो दोनों तरफ उसका कम्युनिकेशन है, सो उसे मार्केट इंफॉर्मेशन हो गया। होलसेलर्स प्रोवाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। This information is regarding new products, variants of the products, new schemes existing on existing products, etc. Sometimes wholesaler guide retailers about when to buy, how to buy, etc. So अब ये बता रहे कि होलसेलर रिटेलर को इंफॉर्मेशन देता है कि अरे वो कंपनी, वो मैन्युफैक्चर नया प्रोडक्ट ला रही है, वेराइटी प्रोडक्ट ला रही है, कोई कुछ तो चेंज ला रही है, वेरिएंट ला रही है, कुछ वेराइटी ला रही है उसके अंदर, या लॉन्च करने वाली नया स्कीम आने वाला है, अभी मत माल खरीदो बाद में माल खरीदो, अभी खरीद लो बाद में कम होने वाला है। ये सारी इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ पॉइंट है सेल्स प्रमोशन। होलसेलर डज एडवर्टाइजमेंट एंड आल्सो प्रमोशन ऑफ द गुड्स व्हिच कैन हेल्प द रिटेलर टू इंक्रीज द सेल्स। कितनी बार आपने देखा होगा पर्टिकुलर कोई भी फर्म का अपने होलसेलर जो होता है, जैसे लेट्स से अमूल का कोई होलसेलर है, सो वो रिटेलर शॉप को बोलता है कि आप यहाँ पे अमूल का बोर्ड लगा दीजिए, आप अपना शॉप का नाम हटा दो, अमूल का बोर्ड लगाओ। तो आपने देखा होगा बहुत सारे रिटेल शॉप पे ब्रांड नेम लिखा रहता है, टाटा टी का या अमूल अमूल का, अमूल डेयरी मिल्क, उसका आपको बोर्ड दिखेगा, या कोई भी होर्डिंग दिखेगा आपको जो एक्चुअल में वो ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट है, और उसमें रिटेलर के शॉप का नाम बहुत छोटा सा नीचे की तरफ कॉर्नर में लिखा होगा। तो ये किसने बोला उसे करने को, ये होलसेलर ने उसे कहा कि तुम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा वगैरह वगैरह, जो भी उनका डील हुआ रहेगा। सो ये एडवर्टाइजिंग प्रमोशन कर रहा है गुड्स को, जिस गुड्स में वो खुद डील कर रहा है होलसेलर, वो गुड्स की वो एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है रिटेलर के पास। ओके,
तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड हमने होलसेल देख लिया, अब हम रिटेलर के पास आ चुके हैं। When goods are sold relatively in small quantities to the ultimate यानी फाइनल, इसके आगे और कुछ नहीं है, अल्टीमेट कंज्यूमर बाय होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर इज नोन एज रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड वो होता है जिसके अंदर डायरेक्ट अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में, इंपॉर्टेंट है स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर के पास पहुंच गया। मैंने पहले भी बताया था होलसेलर्स कभी कभार कंज्यूमर बेसिकली कंज्यूमर को पता है अगर ये होलसेलर वाली दुकान है तो वहां पे जाके डायरेक्ट माल ले सकते। होलसेलर ऐसा मना नहीं करता रहे नहीं 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 हम लोग रिटेलर को ही देंगे, ऐसा नहीं होता, वो कभी कभार कंज्यूमर्स को भी दे देते हैं। सो होलसेलर भी अगर कंज्यूमर को स्मॉल अमाउंट में माल देते हैं तो वो रिटेल ट्रेड कहा जाता है। हम लोग ट्रेड का नाम कर रहे हैं रिटेल ट्रेड। ओके, रिटेल ट्रेड क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में कोई चीज बेचना डायरेक्ट कंज्यूमर को, वो आगे सेल नहीं की जाएगी। ओके, द पर्सन हु इज एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर, और जो ये करता है उसे रिटेलर कहा जाता है। इन मार्केट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ some sellers who are doing business at local level or within limited area. Such sellers are providing goods directly to ultimate consumers at reasonable prices. तो हर मार्केट में एक एक एरिया में आपको हर एरिया में एक एक दो दो किराने वाले दिखेंगे, और वो पूरा मार्केट में वो 2 या 3 लोग ही होंगे, तो वो वहां के एरिया के रिटेलर्स हो जाएंगे। ओके, जो उन्हें ग्रेन्स वगैरह जो भी ये प्रोवाइड करते हैं वैसा। डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशंस देखेंगे बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या दिया हुआ है? रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल, यहां पे याद रख रही है रिटेल में स्मॉल स्मॉल, ऊपर हम लोग लार्ज लार्ज लार्ज, यहां पे स्मॉल स्मॉल स्मॉल। रिटेल में स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज और कंजम्पशन रेदर देन फॉर रीसेल। तो यहाँ पे यूज करने के लिए बेसिकली और कंजम्पशन करने के लिए, रीसेल करने के लिए नहीं, रेदर देन रीसेल यानी रीसेल करने के लिए नहीं। ओके, सो रिटेल उसे कहते हैं। According to William Stanton, retail trade includes all activities directly related to the sale of goods and services to the ultimate consumer for personal and non-business use। तो याद रखिए ऊपर क्या आया था? business use आया था, राइट? तो यहाँ पे पर्सनल यानी वो कंज्यूम करने वाला है, फाइनल है, वो आगे बेचने नहीं वाला है कंज्यूमर। ओके, तो नॉन बिजनेस, और दूसरी भाषा में उसे नॉन बिजनेस यूज भी कहा जाता है। तो वैसे ट्रेड एक्टिविटी को रिटेल ट्रेड कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, इसके फीचर्स देखेंगे और फिर बाद में इसके अलग अलग सर्विसेज एंड टाइप्स देखने वाले हैं। फीचर्स ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। तो जैसे होलसेलर जो था वो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर का लिंक था, वैसे रिटेलर होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच का लिंक हो गया है। Who operates in local markets? अब ये कहाँ होता है? लोकल मार्केट्स में होता है। He deals in wide variety of goods। अब इसके पास वाइड वेराइटी होती है। एक किराने के शॉप में आपको बहुत सारी अलग 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 टाइप्स ऑफ गुड्स मिलेगी, कोई एक टाइप ऑफ गुड्स नहीं मिलेगी, जबकि होलसेलर सबका अलग 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 सिंगल गुड्स लेके बैठा रहता है, राइट? तो ये यहाँ पे इसके पास वाइड, बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ गुड्स आपको देखने मिलेगी। He establishes good relation with the consumers। ये कंज्यूमर से डील करता है तो अच्छे रिलेशन रखता है। He undertakes less risk than wholesaler। इसका रिस्क होलसेलर से कम होता है। He tries to satisfy demands of different consumers but does not hold large quantity of goods at a time। अब ये कोशिश करता है कि जितने भी उसके कंज्यूमर्स है उसके सारे डिमांड्स वो पूरे करे, जो भी माल है वो पूरे लाके दे उन्हें, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरे करे, और कभी वो लार्ज क्वांटिटी अपने पास रखता नहीं है। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर। यही पॉइंटर्स ऊपर जो हमने पैरा में पढ़ा वही काइंड ऑफ एक यहाँ पे पॉइंटर्स वाइज पूरा आपको फिर से मिला है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम दिख रहे हैं मुझे। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट्स। रिटेलर्स डील इन वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी याद रखना, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड, उससे ज्यादा पैसा नहीं डालना है क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा माल ही खरीदना है। लेस रिस्क, लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर। अब रिस्क कम, उतना प्रॉफिट कम, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट। होलसेलर ज्यादा रिस्क लेता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। रिटेलर कम रिस्क लेता है और होलसेलर के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट कमाता है। अब सर्विस, इसकी क्या सर्विस है? तो होलसेलर को क्या सर्विस करेगा, कंज्यूमर को क्या सर्विस करेगा? कनेक्टिंग लिंक। तो ये हम अब सब जानते ही हो, आप भी समझ गए होंगे क्या होगा कनेक्टिंग लिंक, यानी कि होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है ये। रिटेलर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर।
हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, तो अब होलसेलर के पास माल पड़ा हुआ है, इतना सारा लार्ज क्वांटिटी माल पड़ा, ये जाए कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसको ऐसे 5-10 अलग 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 15-20 रिटेलर चाहिए, और रिटेलर्स के पास अलग 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 10-10 20-20 कंज्यूमर आते होंगे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पूरा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिटेलर हेल्प कर रहा है, वो ना होता तो कैसे होगा, इतने सारे अलग अलग वाइड एरिया में फैले हुए कंज्यूमर्स को माल नहीं पहुंच पाता। Retailers help to quickly distribute goods. It becomes very important in case of perishable goods like dairy products, fruits, vegetables, pulses, etc. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेरिशेबल गुड्स वो चीज होती है जो जल्दी खराब हो जाए, जिसकी वैलिडिटी 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन होती है। ब्रेड वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है। आप नोटिस करते होंगे ब्रेड वगैरह वाले, डेयरी वाले, मिल्क वाले, फ्रूट्स वाले, डेली उनका रोज ट्रक आता है और माल देके जाता है एवरी डेली बेसिस पे। सो ये इतना बड़ा चेन उनका कैसे मेंटेन्ड है, बिकॉज देर आर प्रॉपर गुड नंबर्स ऑफ रिटेलर्स एंड होलसेलर, जिनके बीच में ये अच्छा खासा लिंक पूरा चल रहा है, जिससे माल अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Marketing, तो if the wholesaler is unable to carry the marketing function, retailers conduct them. Sometimes he handles transportation of his own. तो कभी कभार रिटेलर की खुद की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है और मार्केटिंग भी वो कभी कभार कर लेता है, देख लेता है। Sometimes he tries to solve shortage problems or advertises for better. तो जैसे होलसेलर ने रिटेलर को बोला था शॉप पे एडवर्टाइजिंग करने, कितनी बार ऐसा भी होता है, आप कभी जाते हो तो आपको रिटेलर बोलता है कि अरे ये वाला ट्राई कीजिए मैडम, ये वाला ट्राई करिए सर, बहुत ही अच्छा वाला नया प्रोडक्ट आया है, माल नया आया है, ऐसा वैसा। सो ये क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, ही इज मार्केटिंग द प्रोडक्ट, वो एडवर्टाइज कर रहा है ना प्रोडक्ट को, आपको खरीदने के लिए, आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा है, राइट। सो ये चीज मार्केटिंग का काम भी उसने किया। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। रिटेलर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड्स, प्रेफरेंसेस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि होलसेलर को इन्फॉर्मेशन रिटेलर देता है, होलसेलर को इन्फॉर्मेशन आगे मैन्युफैक्चरर तक पहुंचती है, मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन होलसेलर, ये सब बेसिकली आपस में इनका कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कहते है। रिटेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड्स, तो रिटेलर खुद डील करता है कंज्यूमर से डायरेक्ट, कंज्यूमर की लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में वो डायरेक्ट जो भी उसे फील होता है, अरे वो बोलेगा डायरेक्ट होलसेलर को, अरे यार तुम्हारा ये माल तो बिका ही नहीं, तुम्हारा माल अभी तक पड़ा हुआ है, लेके जाओ प्लीज, ऐसा वैसा। सो ये सारा चीज जो है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होलसेलर तक पहुंच जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है। होलसेलर अब ये इंफॉर्मेशन मार्केट डिमांड, जिसको मार्केट का इंफॉर्मेशन जिसको हमने पहले पढ़ा, वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाएगा कि सर आपका ये प्रोडक्ट नहीं चला, ऐसा वैसा, तो वो लोग फिर उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे या कुछ चेंजेस लाएंगे या जो भी है। ओके, तो ये पूरा लिंक आप समझिए इंफॉर्मेशन वाला। अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का काम भी रिटेलर्स का होता है एक तरह से, कि अरे उनका माल बिकना चाहिए तो उनके लिए कंज्यूमर्स ही इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो एडवर्टाइज करेंगे प्रोडक्ट को, आपको फ्री में सैंपल दे देंगे, अरे ये नया शैम्पू पैकेज आया, लेके जाइए। कितनी बार आप देखते हो, पता है कुछ चीज के साथ फ्री फ्री मिलता है आपको, कुछ ना कुछ, मैगी ले रहे हो साथ में कुछ आपको फ्री आ रहा है, प्रोडक्ट फ्री आ रहा है, या कोई भी आप एक कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो जिसके साथ कुछ फ्री की बिस्किट आ रही है छोटी सी। सो ये क्या हो रहा है, एडवर्टाइजिंग हो रही है एक तरह से, है ना। तो ये क्यों कर रहा है, वो अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स उसके पास आए। Okay, retailers attract consumers by advertising the products. This activity directly helps the wholesaler to sell the product. तो ये अगर जितना एडवर्टाइज करेगा, समझो गुड डे बिस्किट लिया, गुड डे बिस्किट के साथ कुछ और छोटा मोटा क्रीम बिस्किट फ्री आया, सो अब नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर आके बोलेगा कि अरे वो क्रीम बिस्किट है क्या अलग से, क्योंकि अब उसे वो अच्छा लगा था, तो वो फिर से लेगा। नाउ रिटेलर होलसेलर को बोलेगा अरे भाई तुम्हारा क्रीम वाला बिस्किट बहुत चल रहा है, तुम जल्दी से वो माल भेजो। सो ये डायरेक्ट सेल द प्रोडक्ट में हेल्प कर रहा है। क्रिएट डिमांड, तो ये इनडायरेक्टली अगेन इसी पॉइंट को अलग तरीके से देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, डिमांड क्रिएट कर रहा है ना, न्यू गुड्स की डिमांड क्रिएट कर रहा है कि लोगों को अब वो चाहिए, लोग अब आके उस चीज को मांग रहे हैं, अरे वो वाला क्रीम बिस्किट देना भैया। तो ये डिमांड क्रिएट कर रहा है। ओके, तो वही पॉइंट को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बोला गया है, क्रिएट डिमांड थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप। तो अब ये पर्सनली सेल कर रहा है ना, पर्सनल सेल्समैनशिप। रिटेलर अट्रैक्ट्स कंज्यूमर अटेंशन टुवर्ड्स न्यू गुड्स अराइवल्स इन द मार्केट टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू गुड्स। द रिटेलर पुट्स न्यू गुड्स फॉर विंडो डिस्प्ले। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कितने लोग आके, होलसेलर का कोई बंदा खड़ा होगा, वो बोलता है अरे यहाँ पे इसको डिस्प्ले पे रख दूं क्या। उनके आपने देखा होगा कुरकुरे, लेस, वो सब का एक अलग से उनका स्टैंड वगैरह मिलता है। तो वो स्टैंड वगैरह क्यों अलग से, वो कौन देता है, होलसेलर उन्हें दे रहे हैं डायरेक्ट स्टैंड वगैरह, ताकि वो एडवर्टाइजिंग में काम आए, उनका प्रोडक्ट वहीं पे बाहर रखा जाए। तो ये सारी छोटी मोटी बातें होती है जिसे विंडो डिस्प्ले वगैरह कहते हैं, जो डिमांड को क्रिएट करते हैं। आप जाते हो देखते हो तो आपको देख के लेने का मन करता है, सो उसे क्रिएट डिमांड पॉइंट कहते हैं।
सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, तो अब कंज्यूमर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? तो सिंपल, सबसे पहले जब जो चाहिए वो गुड्स अवेलेबल है, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, retailer stores sufficient quantity of goods as per the requirement of consumers, goods are available to the consumer as and when they are in need। तो अच्छा खासा क्वांटिटी उसके पास पड़ा होता है, जब जब चाहिए, जब वो सफिशिएंटली दूसरे जितने भी कंज्यूमर्स आते हैं उनको वो प्रोवाइड कर लेता है। लास्ट ईयर लेकिन जब कोविड का हमने फर्स्ट लॉकडाउन देखा था तो सबने ये चीज एक्सपीरियंस की थी कि माल खत्म हो गया था, क्योंकि लोग ने होर्डिंग करना चालू कर दिया था। कंज्यूमर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा चीज खरीदता नहीं है, वो एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी ज्यादा खरीदता नहीं, लेकिन वो लार्ज अमाउंट में माल खरीद रहा था। और हर शॉप से, पहली बार मैंने देखा था ऑलमोस्ट हर शॉप का हर सामान, हर माल खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो, चिप्स पैकेट से लेके, चॉकलेट से लेके, फैंटा बॉटल से लेके, हर हर चीज उसका स्टॉक ही खत्म हो गया। अब वो बोल रहा है कि सब लेके चले गए और अभी नेक्स्ट आगे से माल अभी तक आया नहीं है। तो कितने प्रॉब्लम्स हो गए थे, हमने कितनी सारी चीजें नहीं खाई थी। मुझे याद है मैगी मिलना बंद हो चुकी थी काफी टाइम तक। सो ये सारी चीजें तब होती है जब कोई ऐसा कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तभी ये पूरा चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, वरना ये रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स अच्छी तरह चलती रहती है। सेकेंड पॉइंट है लोकल कन्वीनियंस। तो लोकल यानी लोकल आपके रेसिडेंशियल एरिया में मिल रहा है, आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही है। होलसेलर भले ही दूर होगा, कहीं दादर या यानी कहीं पर भी होगा, दूर होगा वो, लेकिन आपका रिटेलर आपके पास ही है, आपके लोकल में ही है। Retailers are normally situated near residential areas. This offers local convenience to consumers as they can purchase goods as per their convenience and timing. तो जब चाहे तब मन उठा के चले गए, हमने ले लिया सामान। होम डिलीवरी, रिटेलर्स लोग होम डिलीवरी भी देते हैं ना, घर पे आके वो किराने वाला आके पूरा घर पे सामान छोड़ के चले जाता है। Many retailers provide home delivery of goods to the customers at nominal cost of or free of cost। कभी कोई पैसा लेता है, कभी फ्री। मोस्टली रिटेलर्स जो किराने वाले हैं वो तो फ्री में ही करते हैं डिलीवरी, उसके के लिए कोई ये नहीं होता है। नॉमिनल कॉस्ट ये हो गया कि कोई स्पेसिफिक कोई थोड़ा सा बड़ा दुकान है या वैसा कुछ, सो वो लोग नॉमिनल कॉस्ट उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा 5-10 रुपीज ले लिया आपसे। दिस इम्प्रूव्स द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स, जिससे क्या होता है, अच्छा रिलेशन मिलता है। कंज्यूमर बोलता है कि अरे नहीं, इसने मेरे को डिलीवरी की थी तो इसके पास से ही माल मैं लूंगा अगली बार भी। वेराइटी ऑफ गुड्स, फोर्थ पॉइंट है मेनी रिटेलर्स कीप डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स। तो ये बात भी हमने पहले ही पढ़ ली कि उसके पास एक तरह का नहीं गुड्स होता है, बहुत अलग 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 डिफरेंट, साबुन से लेके, चॉकलेट से लेके, वेफर से लेके, थम्स अप, पेप्सी से लेके, हर तरह का सब कुछ अवेलेबल होता है। डेयरी प्रोडक्ट, सब कुछ अवेलेबल होता है। दिस many retailers keep different goods. This offers the consumers for proper selection of different commodity of their choice। इसके वजह से होता क्या है, कंज्यूमर के पास चॉइस है कि ये खरीदूं, वो भी खरीदूं, ये भी खरीदूं, वो भी खरीदूं, ये भी ले लेता हूं, वो भी लेता हूं, यहीं पे एक ही जगह पे उसको सारी चीजें मिल गई। क्रेडिट फैसिलिटी, तो जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिटेलर्स लोग उधार में देते हैं, महीना खाता चलता है सबका वहां पे, राइट। तो रिटेलर गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द रेगुलर वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप पहली बार जाओगे आप बोलोगे उधार पे देना, बोलेगा नहीं, कौन है भाई तू। अब रेगुलर आप लेते हो, आपको पता है, अब वो भी आपको जानता है, वो आप भी उसको जानते हो, आपका नाम जानता है, नंबर है आपका, वगैरह वगैरह, एड्रेस आपका पता है। सो आप रेगुलर कस्टमर हो तो आपको क्रेडिट पे माल मिलता है। क्रेडिट यानी उधार पे माल देता है। सो इट हेल्प्स मेनी कंज्यूमर्स हु आर इन शॉर्ट ऑफ मनी। बहुत लोग को हेल्प होती है जिनकी पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या उनका रूटीन रोल जो पैसे का रोलिंग है वो थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्रेडिट फैसिलिटी बहुत काम आती है। आफ्टर सेल सर्विसेज, सम रिटेलर्स डू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। तो आफ्टर सेल सर्विसेज यानी कि एक बार बेचने के बाद भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स वगैरह आ जाती है, जैसे सर्विसिंग प्रोवाइड करने, एसी आपने लिया तो 3 सर्विस फ्री होता है, तो रिटेलर शॉप वाला ही आके सर्विस करके जाता है। तो टेलीविजन सेट्स हो गया, आपको इंस्टॉल करके जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी वापस आके जाएगा, चेंज करके जाएगा। तो ये सब आफ्टर सेल यानी सेल होने के बाद की सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है। Some retailers provide after sale service to the consumers for durable products such as, durable यानी कि जो लंबे समय तक चलते हैं उसके लिए, पेरिशेबल यानी कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप दूध वगैरह खरीद रहे हो, वो पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं होगा, वैसा यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विस होती
है। लैपटॉप, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम्स, रेफ्रिजरेटर एट चीपर रेट्स, सच सर्विसेज क्रिएट कॉन्फिडेंस इन माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स फॉर फर्दर परचेज। इससे क्या होता है, कंज्यूमर सोचता है मेरे को इसने सर्विस दी थी, अच्छा बंदा था, ये करके गया, वो करके गया, इंस्टॉल करके गया, ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए, फ्री में किया या जो भी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके साथ और आगे डील करने में। Information. Retailers provide valuable information about goods, their qualities as well as varieties, new arrivals in the market. तो अब कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन वो होलसेलर तक दे रहा था, तो होलसेलर की इंफॉर्मेशन वो कंज्यूमर तक भी देता है। वो कहता है अरे नहीं नहीं वो माल मत लीजिए, ये माल लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। ऐसा कितनी बार होता है। सो ये क्या कर रहा है, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या बेटर चीज़ है, क्या बेटर क्वालिटी है, आपको हेल्प कर रहा है चूज करने में कि क्या बेटर प्रोडक्ट है। सच इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट्स क्विक बाइंग फॉर कंज्यूमर, जिससे आप इजीली डिसाइड करते हो, जल्दी खरीद लेते हो एंड आपके दिमाग में अच्छा इमेज बनता है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। तो रिटेलर्स का अब टाइप क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला टाइप है इटिनेरेंट रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स वो रिटेलर्स है बेसिकली जो आपके जिनका कोई कोई एक जगह नहीं है, वो दिन भर घूमते फिरते हैं, वो हॉकर्स कहे जाते हैं, वो पेडलर्स कहे जाते हैं। वो अपना लारी लेके सुबह निकल जाते, पूरा घूम के एरिया घूम के अलग अलग एरिया से घूमते हुए वो आते, कभी आपको फिर से देखने भी नहीं मिलेंगे वो पर्सन। सो वैसे जो घूमने फिरने वाले लोग जो है उससे इटिनेरेंट रिटेलर्स कहे जाते हैं। वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स यानी कि जिनकी एक फिक्स शॉप है जगह पे, उसके अंदर दो टाइप देखेंगे, स्मॉल लेवल वाला यानी आपका किराने वाला, और लार्ज लेवल यानी कि आपका डीमार्ट जैसी जो शॉप्स होती है उसके बारे में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। सबसे पहले आता है इटिनेरेंट रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस, जिनकी फिक्स जगह नहीं है, वो घूमते फिरते रहते हैं। जनरली छोटे वो फल फ्रूट्स वाले देखते बनाना वगैरह वाले लेके लारी लेके निकल जाते हैं। फिर गोला वाले जो होते हैं एक तरह से एक निकल जाते हैं। जितने भी फ्रूट्स वाले मोस्टली है वो लारी लेके घूमते रहते हैं। मलाई, व्हाइट मलाई जो मिलती है आपको पता होगा, बहुत ही प्यारी लगती है, टेस्टी सी। वो लोग भी आपको लाइक एक जगह से निकल जाते हैं। फिर नारियल पानी, ये सब जो अलग अलग है ये सब घूमने फिरने वाले लोग हैं। ओके। हॉकर्स, तो हॉकर्स क्या टाइप हो जाता है, हॉकर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। तो ये सबसे पुराने हॉकर्स, पेडलर्स, ये सब बहुत पुराने टाइप ऑफ सेलिंग के पुराने टाइप है एकदम। Hawkers are one of the oldest types of retailers. They move from one place to another, carrying goods in hand cart. तो जो उनका जो लारी होता है उसे हैंड कार्ट कहते हैं। मूविंग फ्रॉम सिटी और प्लेस एनीवेयर, वो कहीं पर भी घूमते फिरते रहते हैं, उनका एक जगह कुछ होता नहीं है। Where they can sell easily, they require limited capital, they move on street by shouting loudly, आवाज लगाते हैं वो, ये ले लो। आपको अगर वो याद होगा, वेलकम मूवी का सीन है, नाना पाटेकर आलू ले लो, तो वो क्या हॉकर था वो, ठीक है, उसमें हॉकर का रोल कर रहा था। आलू ले लो, कांदा ले लो। ओके। So they deal in seasonal vegetables, fruits, and some other items like household cheap articles, bangles, chips, clips, etc. So जैसे मैंने कहा मोस्टली वो लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में ही डील करते हैं और कोई छोटी मोटी आर्टिकल्स में भी डील करते हैं। पेडलर्स, पेडलर्स भी एक तरह से वैसा ही होता है। ओके। लेकिन ये लोग एक लाइक हैंड, उनका कार्ट नहीं रहता, उनके पास कंटेनर रहता है, ऐसा होता है, बास्केट होता है। Peddlers are the oldest form of retailers. Peddlers are those who carry goods on their head in baskets. भेल वाले हो गए, चनाचोर गरम वाले हो गए। सो ये लोग जो है वो लोग पेडलर्स कहे जाते हैं। दे डील इन लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, इनकी गुड्स की क्वालिटी लो होती है ऑफ डे टू डे यूज एंड ऑन कैश बेसिस, एकदम कैश पे डील करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, फिश वाले भी बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, फिश वाला। यूटेंसिल्स वाले भी जो घूमते, बंडियों, सोप्स एक्सेट्रा, ये सब छोटी मोटी आइटम्स को लेके घूमते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स, द रिटेलर्स डू देयर बिजनेस ऑन फुटपाथ। तो फुटपाथ पे अपना चटाई डाल के बेचने लग जाते हैं। जो बस स्टॉप पे देखोगे आप, बस स्टॉप के पास मतलब बेसिकली रेलवे स्टेशन पे देखोगे, मार्केट एरिया में देखोगे, कहीं पर भी आपको देखने मिल सकता है ये। Busy street of cities and towns, they prefer crowded places like market, bus stops, railway stations, school, colleges. They set up temporary stalls on the roadside. ये temporary होता है, permanent नहीं होता है। They sell items like handbags, ready-made garments, toys, electronic goods. The prices of goods are reasonable. They do not
चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रिक्वेंटली। तो ये ज्यादा अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उनका स्टॉल टेम्पररी रहता है, लाइक पूरा उठा के बंद करके घर पे लेके जाता है, वापस दूसरे दिन आके वापस लगा दे वैसा। सो ये जरा समझिए, टेम्पररी स्टॉल होता है लेकिन प्लेस वहां पे फिक्स रहती है उनकी पर्टिकुलर एक। ओके, फोर्थ आता है चीप जैक्स। तो चीप जैक्स बड़ा ही फैंसी सा नाम आप है, चीप जैक्स हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स हैविंग टेम्पररी सेटअप। अब इनका शॉप का सेटअप ही टेम्पररी है पूरा। दे कीप चेंजिंग प्लेसेस, ये कुछ समय के लिए जगह पे देखेंगे फिर गायब हो जाएंगे। ओके, सस्ते में माल बेच के गायब। तो चीप जैक्स, तो ये मैं आज के जमाने का चीप जैक अगर आपको बोलूं तो आपको आजकल ये वैन दिखेगी, बड़ी सी टेम्पो दिखेगी जिसमें शूज वगैरह मिलते हैं, बहुत डिस्काउंटेड शूज मिलते हैं, फुटवेयर वगैरह मिलते हैं। तो ये चीप जैक्स हो गए। आपको आज जगह पे वो गाड़ी दिखेगी, नेक्स्ट डे 3-4 दिन बाद वो जगह पे आपको गाड़ी फिर से कभी दिखेगी नहीं। तो ये चीप जैक्स में मेरे ख्याल से एग्जाम्पल हमारा सही रहेगा। दे कीप चेंजिंग प्लेसेस ऑफ द बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। तो इनका रिस्पॉन्स क्या है उसके बेस पे वो चेंज होता है। ठंडी वगैरह सीजन आने पे बड़े बड़े ब्लैंकेट्स, अलग अलग पंजाब से ब्लैंकेट, कश्मीर से ब्लैंकेट, ऐसे करके वो लोग बेचने आ जाते हैं रास्ते पे। चीप जैक्स होते हैं ये। स्पेसिफिक अतरंगी टाइम पे आपको देखने मिलेंगे, एकदम अर्ली मॉर्निंग पे रहेंगे ये लोग ऐसा। सो ये चीप जैक्स वाला टेक्निक हो गया इनका। चीप जैक्स हैव फिक्स्ड शॉप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स शॉप होता है, ठीक है। दे डील इन वेराइटी ऑफ गुड्स लाइक कटलरी, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पूज एटसेट्रा। टंग ट्विस्टर है ये तो बड़ा। कटलरी, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पूज एटसेट्रा। द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज इंफीरियर। इनकी बड़ी इंफीरियर वाली क्वालिटी की गुड्स होते हैं, अच्छा क्वालिटी गुड्स नहीं होता है। ओके, और ये आपने देखे ही होंगे ये चीप जैक्स जो है, खाली बस आपको नाम शायद से अभी पता होगा, चीप जैक्स उन्हें कहा जाता है। फिफ्थ टाइप ऑफ रिटेलर में आते हैं मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स ओपन देयर शॉप्स ऑन मार्केट डेज। तो ये वो लोग हैं, संडे बाजार लगता है, मंडे बाजार लगता है, मंडे को ही खाली होते हैं, ट्यूसडे को ही खाली होते हैं, वैसे वाले लोग हैं। मार्केट ट्रेडर्स ओपन देयर शॉप्स ऑन मार्केट डेज ऑन अ डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डेज। तो मंडे को वो कहीं पर्टिकुलर जगह पे मिलेंगे, ट्यूसडे को वो कोई और जगह पे मिलेंगे, वेडनेसडे को कोई और जगह पे मिलेंगे, वैसे हर जगह पे वीक के एक दिन पे कहीं और वो होते हैं। यूजुअली मेनी विलेजेस टाउन हैव सम डे ऑफ द वीक नोन एज द मार्केट डे। उसे मार्केट डे का होता है, मोस्टली हमारे रूरल जगह पे आपको ये देखने मिलेगा। On that day, various retailers come and set their temporary shops at the particular village or town. तो बहुत अलग अलग लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, पर्टिकुलर जगह पे वो लगाते हैं अपना शॉप वगैरह एंड अपना सामान बेचते हैं। दे डील इन वेरियस गुड्स लाइक वेजिटेबल्स। अब वो लोग बहुत सारी चीजें बेच सकते हैं, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, टॉयज, स्पाइसेस, रेडीमेड गारमेंट्स, डेली यूटेंसिल्स, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीकली मार्केट, जैसे वीकली मार्केट भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब सबके पास अपनी शॉप फिक्स है। अब उसके अंदर दो टाइप है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल वाले। फिक्स शॉप रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। दे मोस्टली हैव फिक्स्ड प्लेसेस। दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स। सबसे पहले स्मॉल स्केल देखेंगे। Small scale fixed retailer, retailers who conduct their business operations on a small scale and deal in variety of goods are small scale shop। एकदम सिंपल सी बात है, उन्होंने खाली स्मॉल स्केल बार बार बोला है। स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है, यानी कि छोटे छोटे लेवल पे डील कर रहे हैं। डिमार्ट और आपका किराने वाला शॉप एकदम बेस्ट एग्जांपल है। किराने वाला शॉप स्मॉल लेवल पे डील कर रहा है, डिमार्ट बड़े लेवल पे डील कर रहा है। तो डिमार्ट आपका लार्ज स्केल में चला गया, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर में चला गया, जबकि आपका जो किराने वाला है, आपके लोकल किराने वाला है, वो आपका स्मॉल स्केल में हो गया, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर में आ गया। दे ऑफर शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स एज दे आर सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी। वो आप उसी लोकेलिटी में हो जहां पे आपके शॉप है। जनरल स्टोर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स, आपके एरिया का लॉन्ड्री, आपके एरिया का जनरल स्टोर, ये सब स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर में आता है। अब इसमें क्या अलग अलग टाइप है जो हमने ऊपर देखे, अभी वही हम पढ़ेंगे। फिर से जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर का मतलब जनरल मतलब हर तरह की आइटम इसके पास मिलती है, छोटी मोटी हर तरह की अलग अलग आइटम मिक्स रखता है, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसके पास।
General store retailers sell goods which are required by people for their day-to-day needs like food grain, soap, stationery, medicine, oil, toffee, biscuit, plastic goods, फुटवेयर, अम्ब्रेला, पेन एक्सेट्रा. सो ये अलग अलग वेराइटी उसने रखा है, जनरल स्टोर नाम रखा हुआ है इसका. दीज शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ द सिटी और द टाउन. ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपके लोकेलिटी में मिलती है. दे प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो आपका किराना आपको होम डिलीवरी देता है. दे हैव वेराइटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम, आपके पास यहाँ पे अलग अलग आइटम्स है अवेलेबल. दे बाय द गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स और बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स. तो ये या तो होलसेलर से लेते हैं, मोस्टली होलसेलर से ये लेते हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट उन्होंने माल रखा हुआ है. सेकंड है सेकंड हैंड गुड्स शॉप. सेकंड हैंड गुड्स शॉप बेसिकली नाम से आप पता पड़ गया, जहां पे सेकंड हैंड माल मिलता है. तो ये इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स वगैरह आप जनरली देखते होंगे, जो रिपेयर वगैरह उनके पास सेकंड हैंड गुड्स भी पड़ा रहता है. क्लोथ्स भी सेकंड हैंड मिलते हैं, कितनी बार रास्ते वगैरह पे रहते हैं ये. वैसे तो शॉप नहीं होती उनकी, बट सेकंड हैंड बुक्स वगैरह आपको इजीली आपको पता होगा. द रिटेलर्स परचेज एंड सेल यूज्ड गुड्स, ये यूज्ड गुड्स में डील करते हैं. ओके, दे डील इन बुक्स, फर्नीचर, टीवी सेट, क्लोथ्स, कार्स एक्सेट्रा. तो कार का भी बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है सेकंड हैंड गुड्स शॉप का. After repairing the goods and setting them in the working condition, the goods are sold to the consumers. तो उनके पास गुड्स आता है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करते हैं और फिर वो आगे बेचते हैं कंज्यूमर्स को फिर से. जनरली कंज्यूमर्स फ्रॉम वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड परचेज गुड्स फ्रॉम देम. यहाँ पे कौन से लोग लेते हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं महंगी चीजें, फ्रेश फर्स्ट हैंड गुड्स नहीं ले सकते, तो वो वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले, जिनका फाइनेंशियली वीक है, वो लोग यहाँ से गुड्स लेते हैं. प्राइजेस ऑफ दिस गुड्स आर चीप, दे लैक क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, गारंटी. तो यहाँ पे गारंटी नहीं होती है, ड्यूरेबिलिटी कितना चलेगा पता नहीं है, क्वालिटी भी थोड़ी बेकार होती है, और इसीलिए वो चीप होता है क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स है फाइनली, राइट. थर्ड आता है ऑथराइज्ड डीलर. तो ये भी आपको पता होगा, आपने देखा होगा लिखा रहता है एप्पल ऑथराइज्ड डीलर, लेनोवो ऑथराइज्ड डीलर, डेल, एयरटेल. तो ऑथराइज्ड डीलर यानी कि फिक्स पर्टिकुलर कंपनी का ही माल वो रखता है, जिसका वो डीलर है, उसने फिक्स वो रखा हुआ है, वही चीज आपको मिलेगी. एप्पल स्टोर आपको मिलेगा तो एप्पल का ही माल वहां पे मिलेगा. ऑथराइज्ड वहां का डीलर है, वो वहीं का चीज रखता है, कोई और प्रोडक्ट नहीं रखेगा वो अपने पास, कोई और ब्रांड नहीं रखेगा, नॉट प्रोडक्ट, कोई और ब्रांड नहीं रखेगा और वो दूसरा. दीज रिटेलर्स हैव ऑथराइज्ड डीलरशिप ऑफ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स गुड्स. दे डील इन गुड्स लाइक टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, ऑटोमोबाइल. तो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स का आपको ऑथराइज्ड डीलर मिलता है. कार शोरूम वगैरह ऑथराइज्ड डीलर, कार शोरूम के बाहर बहुत कॉमनली आपको देखने मिलेगा ऑथराइज्ड डीलर ऑफ होंडा या ऑथराइज्ड डीलर ऑफ मारुति सुजुकी वगैरह वगैरह. Authorized dealers try to maximize sale of goods because they get good commission from manufacturers. तो ये लोग को मैन्युफैक्चरर का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेके वो लोग बैठे हैं, इसीलिए जब वो सेल करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा कमीशन मिलता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से. Authorized do not have products of other manufacturers except for whom they are working as authorized dealers. तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि जिसके वो ऑथराइज्ड डीलर है, उसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का माल वो रखते हैं, उसी पर्टिकुलर ब्रांड का माल वो रखते हैं, उसके अलावा वो और कुछ नहीं प्रमोट करते हैं. दे प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट, अट्रैक्टिव स्कीम्स. तो इनको विंडो डिस्प्ले रखना पड़ता है. बेस्ट एग्जांपल मैं आपको कार का ही दे सकता हूँ. अलग अलग कार के ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, जो स्पेसिफिक कंपनी के ही कार आपको वहां पे मिलेगी. स्पेशलिटी शॉप्स, स्पेशलिटी शॉप्स नाम से ही थोड़ा सा आप गेस कर सकते हो कि यहाँ पे फिक्स कुछ एक टारगेट सेक्शन है, वही टाइप का गुड्स मिलेगा. जैसे कि स्पोर्ट्स का शॉप हो गया, आपको आप पे स्पोर्ट्स आइटम ही मिलेगी. ओके, सो वैसा स्पेशलिटी शॉप जैसे फरसान का शॉप हो गया, वहाँ पे आपको चिप्स एंड वेफर्स एंड वही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं मिलेगी. हालांकि चिप्स वेफर आपको दूसरे नॉर्मल जनरल स्टोर में भी मिलता है, राइट. सो फिक्स स्पेशलिटी शॉप्स वो हो गई जहाँ पे कुछ फिक्स ही चीज आपको मिल रही है. जैसे सिर्फ वॉचेस का ही दुकान है, पूरा वॉचेस का ही दुकान है, पूरा ज्वेलरी का ही शॉप है, पूरा टॉय शॉप है, वैसा अलग अलग स्पेशलिटी शॉप्स इसे कहते हैं. दीज रिटेलर्स डील इन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स. तो इसे हम एक फिक्स एक ही लाइन ऑफ गुड्स में काम करते हैं, या तो ज्वेलरी, या तो वॉचेस, या तो कोई टॉय पर्टिकुलर टॉयज में ही, या तो कुछ पर्टिकुलर कपड़े में ही डील कर रहे हैं.
Okay, they keep a wide variety of item of same line of product. A toy shop may keep only toys for different types. Other examples of specialty shop retailer are sports material, ready-made dresses, leather goods. तो इनके पास सिर्फ leather goods ही मिलेंगे आपको. Plastic goods तो सिर्फ प्लास्टिक की आइटम ही रखेंगे ये. Watches, books, etc. They offer goods at varying price range. Varying है मतलब अलग-अलग. छोटे लाइक स्मॉल अमाउंट से लेके बड़े अमाउंट तक का प्राइस रेंज है इनके पास, वेरी करता है. दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू द कंज्यूमर. इनके पास चॉइसेस भी बहुत होती है. वॉच शॉप में आप जाओगे कितने अलग 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 वॉचेस आपको ऑप्शन मिलते हैं. दे गिव एडवाइस टू द कस्टमर्स एज दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट. इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है अपने पर्टिकुलर शॉप का, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का, तो कस्टमर्स को ये नॉलेज देते हैं. अब हमारा आता है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स. हमने स्मॉल स्केल देख लिया, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स. इसके अंदर आपका डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, ये सारी चीजें इसके अंदर, मॉल वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है. ये लोग बड़े क्वांटिटी में डील करते हैं और इनकी जगह एक ही जगह पे है, इसलिए वो रिटेलर फिक्स्ड रिटेलर कहे जाते हैं. लार्ज स्केल फिक्स्ड retailers who conduct their business operation on large scale by investing huge capital, selling variety of quality goods are large scale shop retailers. तो पहली बात, नाम में ही पूरा देखिए, लार्ज स्केल, बड़े ज्यादा अमाउंट में वो ले रहे हैं. अब आप बोलेंगे लार्ज स्केल होलसेलर भी था, लेकिन होलसेलर कंज्यूमर से डायरेक्ट डील नहीं कर रहा था, रीसेल करता था रिटेलर को, जबकि ये लोग जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करने वाले हैं. तो ये की डिफरेंस है थोड़ा सा. लार्ज स्केल और फिक्स्ड एक ही जगह पे इनका लोकेशन होने वाला है. रिटेलर्स, रिटेलर क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर रहे हैं, इसलिए नाम रिटेलर. These retailers have come into existence because of urbanization. तो ये नया कंसेप्ट है, urbanization हुआ है, उसके बाद से ये नया कंसेप्ट आने लग गया है. There are fixed shops located at different localities at cities. टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स्ड. अब इसके क्या अलग अलग टाइप है? तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स. तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लार्ज स्केल में अलग अलग तरह के गुड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एक ही शॉप के अंदर, एक ही स्टोर के अंदर अलग अलग आपको शॉप्स आइटम्स मिल जाएगी. Let's read that. A departmental store is a large scale retail shop having different department. Department का मतलब ये sections होता है. Under one roof. Each section deals in a particular type of goods. हर section में अलग अलग goods मिलेंगे. All the departments are organized and managed by one management. और सबको manage करने वाला एक ही management होता है पूरा. It sells a large variety of goods, that is foods, toys, dresses, etc. शॉपर स्टॉप. शॉपर स्टॉप आप जानते होंगे. शॉपर स्टॉप जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको याद रखना है नाम. अकॉर्डिंग टू जेम्स, अब डेफिनेशन है जेम्स स्टेफेंसन का डेफिनेशन है. अ बिग स्टोर एंगेज इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ. एकदम सिंपल सा था. एक बड़ी सी दुकान जो अलग अलग वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स रखती है, सारे की सारी एक ही छत के नीचे. अकॉर्डिंग टू जीबी गाइल्स, जाइल्स होगा इनका प्रोनाउंसिएशन, मुझे नहीं पता. GIL, गिल्स होगा, पता नहीं. गाइल्स, लेट्स से GB Giles, I don't know. A departmental store is a collection of shops under one roof and ownership. Each shop or department specializing in selling a special range of goods. तो डिपार्टमेंटल स्टोर वो है जहां पे बहुत सारे अलग अलग शॉप्स का कलेक्शन है एक ही रूफ के अंदर, और हर एक शॉप एक स्पेसिफिक गुड्स के अंदर ही डील करती है. अब फीचर्स, अब उसके फीचर्स क्या है, क्या अलग अलग वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स है डिपार्टमेंटल स्टोर के, जिसको हम बोलेंगे अच्छा ये डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर है, फायदा है. मैरिज है या डीमैरिज जो भी है, मिक्स्ड होता है इसके अंदर फीचर्स के अंदर. शॉपिंग कन्वीनियंस. सबसे पहले शॉपिंग कन्वीनियंस. एक कस्टमर को बस एक ही दुकान में जाना है, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना है, उसको वहां पे खाने, फूड, क्लोथ्स, टॉयज, मेकअप, सारे अलग अलग जो भी चीजें होती है सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगी उसको. तो ये उसके लिए कन्वीनियंस वाली बात हो जाएगी. डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड अ वाइडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ, हेंस प्रोवाइड्स मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस. कस्टमर्स कैन फुलफिल देयर वांट्स ऑफ गुड्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स. और यहाँ पे अलग अलग प्राइस लेवल भी मिल जाएंगे. सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. यहाँ पे पूरा एक ही जन मैनेज करता है, पूरा मैनेजमेंट एक ही जन है. डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बट दे आर सेंट्रली ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल. तो डिपार्टमेंट अलग अलग है लेकिन उसको मैनेज कंट्रोल करने वाला एक ही है, इसीलिए वहां पे पूरा एक ही अकाउंटिंग, वहां पे एक ही फाइनेंसिंग, वहां पे एक ही एडवर्टाइजिंग, वहां पे एक ही रिक्रूटमेंट, यानी कि सारे स्टाफ पूरा एक ही है वो. ओके, खाली डिपार्टमेंट अलग अलग है सबका.
ऑल एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज एट सेंट्रल लेवल, तो सेंट्रल लेवल पे काम होता है। वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, यहाँ पे सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, हम वही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, वहां पे इनके पास वाइड वेराइटी, बहुत सारे अलग अलग चीज आपको मिल रही है, अलग अलग शेप, साइज, कलर, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड, डिजाइन, कलर, तो ब्रांड भी अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांड ये रखा है, अलग 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 ब्रांड आपको मिल रही है। Specialization, each department section deals in a separate line of product or goods with a specialized service, electronic section, kitchenware section, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शंस है जो स्पेशलाइज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में स्पेशलाइजेशन है तो हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको मिलेगा, तो ये स्पेशलाइज्ड उसे कहा जाता है। सेंट्रल लोकेशन तो ये सिटी में उस जगह पे होता है जहां पे हर तरफ से सिटी से लोग वहां पे आ सके, तो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है। वैसा कॉर्नर में कहीं नहीं होगा, सेंटर में होगा, मेन मार्केट प्लेस में होगा जहां पे लोग वहां पे सारे हर जगह से पहुंच सके। अ डिपार्टमेंटल स्टोर प्रिफर्स सेंट्रल प्लेस ऑफ सिटी सो द लोकेशन बिकम्स इजी फॉर कस्टमर्स टू एक्सेस, तो लोगों के लिए जाना आसान हो इसलिए वो सेंट्रल लोकेशन में रहते हैं। ह्यूज कैपिटल, तो बड़ा, सीधी सी बात है, डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ा होता है तो उसको बड़ा कैपिटल चाहिए। Requires large capital investment. This capital is required for spacious place, storing of variety goods, salary to staff, advertisement, electricity, etc. So इसे बड़ा, बहुत ही लार्ज कैपिटल चाहिए और बहुत बड़ी जगह चाहिए स्टोरेज वगैरह के लिए, सैलरी सबको टाइम पे देने के लिए, ये सब कुछ के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। नो क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पे आपको किराने की तरह क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगी, आपको चेक बिलिंग काउंटर पे बिल बना के भर के जाना होता है। Departmental stores work on cash basis or they accept credit cards but do not offer credit facility. आपका क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करा के लेंगे बट आपसे क्रेडिट फैसिलिटी यानी उधार पे माल नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है सुपरमार्केट शॉप्स बेसिकली यहाँ पे आपका, जैसे हालांकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के एग्जांपल पे हम डीमार्ट वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अब वो डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा बड़ा इतना वास्ट हो चुका है, लेकिन पहले जब वो स्टार्ट हुआ था तो सुपरमार्केट शॉप के रेंज के हिसाब से स्टार्ट हुआ था, बिग बाजार वगैरह, तो आपके बुक में भी एग्जांपल्स डिपार्टमेंटल स्टोर में वो नहीं दिया हुआ है, डीमार्ट, बिग बाजार, वो सब एग्जांपल सुपरमार्केट शॉप के इसके अंदर आता है। Okay, supermarket is a large retail organization which mainly sells wide variety of food and grocery items. तो यहाँ पे मेन फूड और ग्रोसरी आइटम्स को फोकस किया जाता है सुपरमार्केट के अंदर। ओके, हालांकि ये कंसेप्ट अब चेंज होते जा रहा है, अब सुपरमार्केट्स भी पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ऐसा ये होता है, इसीलिए एग्जांपल्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन समझिएगा सुपरमार्केट वो होता है जहाँ पे से फूड एंड ग्रोसरी ही मोस्टली मिलता है एंड सेल्फ सर्विस होती है, यानी आप जाते हो बास्केट वगैरह लेके, आप गुड्स लेते हो और फिर बिलिंग करके निकल जाते हो। ओके, सो सुपरमार्केट इज अ लार्ज रिटेलिंग शॉप वेयर गुड्स आर केप्ट ऑन ओपन रैक, बायर्स हैव टू सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, place them in trolley box, bring them near the gate where a clerk prepares the bill or on a counter for the goods selected, the buyer pays the bill and takes delivery of the goods। तो ये एकदम आपको प्रोसेस से ही समझ में आ गया होगा, आपका डीमार्ट इसमें परफेक्ट बैठता है, आपका बिग बाजार, फिर आपका रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह जो है, रिलायंस फ्रेश वगैरह जो है वो इसमें आ जाता है, स्टार बाजार वगैरह जो है। Definition: a large store selling a wide variety of consumer goods, particularly food and small articles of household requirements. Big Bazaar, DMart, Reliance Fresh are some examples of supermarket. तो ये सब सुपरमार्केट के एग्जांपल्स है। फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट, तो इसके क्या फीचर्स है? लोकेशन, तो इसका भी सेंट्रल लोकेशन होगा, कॉमन सेंस की बात है। Supermarkets are generally situated at central location of the city where there is population concentration, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, उसे सेंट्रल लोकेशन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ गुड्स, यहाँ पे हर तरह के टाइप्स मिलने वाले हमें। इन सुपरमार्केट गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट आर सोल्ड, फूड, ग्रेन्स, टिन फूड, bakery products, grocery, stationeries, at times goods which are not available at small retailers are available in the supermarket। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो दूसरे आपको बाहर कहीं नहीं मिल रहा है वो आपको सुपरमार्केट में मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना है, डीमार्ट वगैरह जो है वो एज अ सुपरमार्केट स्टार्ट हुआ था, अगेन मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, सुपरमार्केट की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की तारीख में वो डिपार्टमेंटल स्टोर बन चुका है, क्योंकि आपको अब आप डीमार्ट जाओगे तो आपको लाइक फ्लोर सेक्शन ही डिपार्टमेंट्स ही मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक भी उन्होंने चालू कर दिया, क्लोथ्स, कपड़े और खुद के प्रोडक्शन कपड़े, यानी आप कपड़ों पे देखोगे डीमार्ट लिखा होगा,
तो उनके खुद के प्रोडक्शन के कपड़े वगैरह सब कुछ चालू हो गया, तो वो अब डिपार्टमेंटल स्टोर में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि वो पहले से फूड्स एंड ग्रोसरीज में ही डील करता था। ओके, सेल्फ सर्विस, यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, खुद जाके पूरा लेना होता है, कोई सेल्समैन खड़ा नहीं होता है, ये लो वो लो वगैरह, हेल्पर्स होते हैं, वो सेल्समैन नहीं होते एक तरह से, ठीक है। सो सेल्फ सर्विस होती है। कस्टमर्स कैन सिलेक्ट गुड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट, कस्टमर देखते पढ़ते क्या है, नहीं लेना है नहीं लेना है, जो भी है। रीजनेबल प्राइस, यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस होती है, उनको डिस्काउंट बहुत ज्यादा देते हैं। डीमार्ट इज फेमस फॉर दैट, सबसे सस्ते के लिए। As supermarkets buy goods on large scale, they pass on the benefits to the customers by selling the goods on a reasonable price. अब आप सोचते होंगे डिमार्ट को कैसे पर बढ़ रहा है इतना सब, वो कैसे डिस्काउंट दे रहा है? क्योंकि उसने जिस अमाउंट में माल खरीदा है मैन्युफैक्चरर से, उसको बहुत अच्छा सस्ते में पड़ा हुआ है, इसीलिए वो आपको भी थोड़ा सस्ते में दे रहा है। कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे बहुत ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। मार्केट, supermarket shop requires large capital. It is established by cooperative societies, private limited companies such as Reliance Fresh, Tata Group, ग्राहक पेट etc. तो ये अलग अलग जो कंपनीज हैं, रिलायंस फ्रेश रिलायंस कंपनी का है, टाटा ग्रुप का भी सुपरमार्केट निकला था। तो ये सारे अलग अलग प्राइवेट कंपनीज हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जो ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसा। कैश सेल्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट पैसा दो और माल खरीदो, क्रेडिट नहीं मिलता है। सेम सेम पॉइंट है, एकदम सिंपल सा। हालांकि लॉयल्टी प्रोग्राम होती है, तो लॉयल्टी प्रोग्राम यानी कि आपको एक आपका एक कस्टमर आईडी वगैरह वो लोग फोन नंबर वगैरह ले लेते हैं, जिसके बेसिस पे आपको एवरी टाइम आप शॉप करोगे कुछ पॉइंट्स आपको देंगे, पॉइंट्स के बेसिस पे आपको कुछ डिस्काउंट देंगे, ऐसा सब होता है। मैक्स करके एक शॉप है, मैक्स क्लोथ्स शॉप है, वहां पर ये फैसिलिटी होती है, लॉयल्टी प्रोग्राम जिसे कहते हैं। तो वहां पे आप बार बार शॉपिंग करते हो तो आपको नंबर पे पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स ये होने पर आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं वो लोग। सो ये कुछ प्रोग्राम्स उनके पास होते हैं, लेकिन उधार पे माल नहीं होता है। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, बहुत अच्छी पैकेजिंग बहुत अच्छा करते हैं। पैकिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, पैकिंग से बहुत फर्क पड़ जाता है। पैकिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन द सुपरमार्केट। गुड्स आर ड्यूली पैक्ड बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, कंटेंट्स, उसके ऊपर सब कुछ प्रिंट होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी का है, कितना वजन है। और पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकिंग जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा प्रोडक्ट बिकता है, याद रखना। इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव बाइंग मतलब वो लोग ने इस तरह से प्रोडक्ट रखे होते हैं, आप जब तक जब बिलिंग लाइन में आते हो, बिलिंग लाइन के उधर भी आपको प्रोडक्ट्स उन्होंने उधर जानबूझ के चॉकलेट वगैरह लगाए रहते हैं, ताकि बच्चे वो बिलिंग लाइन पे खड़े रहने वाले तो वो चॉकलेट बिस्किट, ओरियो बिस्किट वो सब देख के मांगते रहते हैं। वो किंडर जॉय करके एक आता है, वो हमेशा आपको बिलिंग काउंटर पे दिखेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत टेकफुली लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजें उनकी टेक्निक्स है। और कस्टमर बहुत ही इंपल्सिव बाइंग करता है, मतलब वो जाता है खरीदने के लिए 2 आइटम, लेकिन बाहर निकलते निकलते उसका पक्का आउट ऑफ लिस्ट आइटम्स वो खरीद के आता है, इसीलिए उसको इंपल्सिव बाइंग कहा जाता है। Customers get induced to buy unwanted items just because of attractive packing, sales promotion scheme. Customers become impulsive buyers. तो यही बात हो गई पूरी कि वो लोग ललचा जाते हैं कि अरे सस्ते में मिल रहा है, अरे ले लेते हैं, अरे आया हूँ चलो ये कर। तो मैक्सिमम वो चीज खरीदने की इसमें इंपल्सिव बाइंग करना चालू कर देते हैं। थर्ड टाइप है चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स वो हो जाती है जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, एक तरह से चेन स्टोर्स हो गई। आपको हर अलग अलग जो लोकेशन पे एक ही मैकडोनल्ड ऐसा चेन स्टोर हो गई वो पूरा। फिर रेमंड की शॉप्स जो है, रेमंड आपने ब्रांड सुना होगा, तो रेमंड की ब्रांड इधर। फिर क्रोमा, बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रोमा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स जो है क्रोमा। सो क्रोमा की ये सब चेन स्टोर्स कही जाती है। ओके, chain stores are retail store owned by a single organization. Chain store is a network of number of branches. ये अलग अलग branches होगी at different localities in the city or in different parts of the country. They are owned, managed, controlled by a head office. सबका एक head office होता है. Okay, the appearance is same. सबका appearance दिखने में सब कुछ same होता है, दिखने में सब same होता है। जैसे Reliance Fresh ये सबका भी अब chain store हो चुके हैं, DMart वगैरह भी अब chain store हो चुके हैं। Okay, हर जगह पे आपको मिलेगा ये। The appearance is the same in internal, external display, furniture, name, boards and the staff uniform. ये सारा आपको सेम मिलेगा ताकि लोग आइडेंटिफाई कर सके आसानी से। Definition क्या है? According to James Stephenson, a chain store shops consist of a number of similar shops owned by a single business firm. एक ही तरह के सिमिलर शॉप्स जो ओन करता है उसे चेन स्टोर कहा जाता है। According to Clark and Clark, chain store system consists of number of retail store which sell similar products are centrally owned, operated under one management.
तो बहुत अलग अलग सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करने वाला, लेकिन मैनेज सब एक ही करते हैं, जो अलग अलग जगह पे अवेलेबल है, उसे चेन स्टोर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ चेन स्टोर्स, रिटेल शॉप्स इन इंडिया आर बाटा स्टोर्स, बाटा के स्टोर्स आपको देखने में, रेमंड स्टोर्स, विजय सेल्स, विजय सेल भी अच्छा एग्जाम्पल है, क्रोमा, क्रोमा भी मैंने आपको कहा ऑलरेडी, आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेन स्टोर्स। अब इसके फीचर्स क्या है? लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, यहाँ पे भी आपको सबका एक प्राइस, यूनिफॉर्म मतलब हर स्टोर में एक ही प्राइस मिलेगा। ऐसा आप बोल नहीं सकते कि अरे मीरा रोड वाले क्रोमा में तो ऐसा था, दहीसर वाले क्रोमा में ऐसा था, वसई वाले क्रोमा में अलग प्राइस है। सब जगह यूनिफॉर्म प्राइस मिलेगा, लो प्राइस मिलेगा, क्योंकि सब एक ही जगह से मैनेज हो रहा है, एक ही हेड ऑफिस से कंट्रोल हो रहा है। ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड बाइंग फ्रॉम हेड ऑफिस, प्राइसेस आर लेस. Low operational expenses, low cost of goods leads to low price of commodities. There is uniformity in the price in all chain stores. तो एकदम सिंपल सा पॉइंट था। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी अगेन दूसरे, अदर देन प्राइस, दूसरे चीज में यूनिफॉर्मिटी, स्टाइल जो है, आपको कलर वहां पे जो यूज किया, आप हर जगह क्रोमा देखना ग्रीन और वही कलर का आपको मिलेगा। हर जगह पे आपको रिलायंस फ्रेश का टिपिकल लोगो रेड और ब्लू जो है उनका, रिलायंस का लोगो वो वैसा ही मिलेगा आपको हर जगह पे। रेमंड का स्टाइल है जो लिखने का, रेमंड जिस तरह से लिखा जाता है, कलर जो है वो सब कुछ हर जगह पे सेम तरीके से आपको मिलेगा। उसी को यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, ताकि कस्टमर उसे पहचान सके, इजीली उसके नोटिस में आ जा रहे ये तो, अरे रेमंड, अरे ये इधर भी है, तो तुरंत उनके दिमाग में आइडेंटिफाई कर सके, इसीलिए ये होता है। Every chain store has the same style of external and internal layouts with the same interior, color, display, etc. Hence, the customer can easily identify the chain store. लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, ये लोग लिमिटेड रेंज रखते हैं सब कुछ नहीं, जैसे कि रेमंड है तो उसका लिमिटेड कपड़े का ही काम है, दूसरा कुछ उधर आप जाके दूध मांगोगे दूध नहीं मिलेगा। ओके, सो बाटा स्टोर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, बाटा स्टोर है तो सिर्फ चप्पल ही रखता है, क्रोमा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखता है। वैसा चेन stores sell a limited range of goods produced by a particular manufacturer. Manufacturers open the chain stores by themselves or through distributors. तो मैन्युफैक्चरर खुद ही अपना चेन स्टोर चालू करता है। तो क्रोमा के यहाँ पे क्रोमा का टीवी भी मिलता है, अगर आपको पता है। हालांकि क्रोमा में अलग अलग ब्रांड्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो लोग खुद का ही भी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रखा है उन्होंने। बाटा शॉप सेल फुटवेयर मैन्युफैक्चर बाय बाटा शूज कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल बाटा शॉप ही होगा, क्योंकि बाटा खुद मैन्युफैक्चरर है, उसने खुद ही अपना चेन स्टोर चालू किया हुआ है। लार्ज इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है, ऐसा करने के लिए, चेन स्टोर चलाने के लिए उसको ज्यादा पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। Chain store requires large financial investment. A large number of branches have to be managed in terms of salary of staff, advertisement, decoration. ये सारी चीजें large investment चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, तो पूरा चेन स्टोर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? प्रोड्यूसर से अलग अलग उसके ब्रांचेस में पहुंचता है। चेन स्टोर परचेज इन लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट टू द ब्रांचेस। कैश सेल्स, यहाँ पे भी कैश होता है, कोई आपको क्रेडिट पे नहीं देगा माल। कैश, चेन स्टोर्स सेल देयर गुड्स ऑन द कैश बेसिस ओनली। कैश सेल्स अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैड डेबिट्स। सो यहाँ पे आपको बैड डेट्स नहीं होता है, मतलब उधारी पे माल नहीं देते वो लोग, सीधी सी बात है। कैश सेल्स पे माल होता है, बैड डेट्स यानी लॉस हो जाना एक तरह से। क्वालिटी ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी होती है, स्टैंडर्ड ब्रांडेड होती है सारी चीजें। चेन स्टोर सेल स्टैंडर्डाइज ब्रांडेड गुड्स, द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज अश्योर्ड टू द कस्टमर्स इन द चेन स्टोर। बहुत आपको अश्योरेंस देंगे, नहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर आता है वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप यानी कि एक ही प्राइस आप देखते रहेंगे, 49 to 99 एवरीथिंग ऐसा। तो उधर आप जाओगे, आपको प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट 49, 59, 69, 99 ऐसे में मिलेंगे, तो उसे वन प्राइस शॉप कहते हैं। शॉप वेयर द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स गुड्स are of same is known as one price shop. This shop sells a large variety of goods of daily use at low prices. The products, irrespective of the size, quality, are sold at the common uniform price. The prices are fixed in advance. Goods like gift articles, watch, shampoo, hair product, household articles, crockery, ये सारी चीजें आपको ऐसे मिलती है। आप ये जानते होंगे, बहुत कॉमन सा है। गिफ्ट आइटम्स वगैरह के लिए, खास वॉचेस वगैरह के लिए बहुत ही फेमस ये वन प्राइस शॉप्स होती है। और उसके फीचर्स क्या है? तो यूनिफॉर्म प्राइस है, यहाँ पे सबकी सेम प्राइस है। यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, याद रखिएगा। ऑल द गुड्स वेदर बिग और स्मॉल इन साइज आर और सोल्ड गुड्स एट वन स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्राइस। देयर इज नो स्कोप फॉर बार्गेनिंग। यहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर सकते। 49 है ऐसा नहीं सर 9 रुपया कम कर दो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। लो प्राइस, पहले से लो प्राइस है। यूजुअली प्राइस ऑफ द गुड्स इज रीजनेबल एंड लो। वेराइटी ऑफ गुड्स, यहाँ पे अलग अलग बहुत छोटी छोटी अलग अलग वेराइटी मिलेगी। स्टेशनरी, टॉय, प्ले कार्ड्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह। लोकेशन, इसका लोकेशन लोकल आपको मिलेगा, एकदम अलग अलग जहाँ पे मार्केट है आपका, वैसे बिजी बिजी जगहों पे।
These shops are located in busy centers of cities such as busy trade streets near railway station, bus stops. Sometimes this shop is temporarily set up in the fairs or exhibitions. कैश सेल्स आपको यहाँ पे कैश बेसिस पे होता है, यहाँ पे भी कोई आपको क्रेडिट नहीं देगा, उधार पे माल नहीं मिलेगा। लेस कैपिटल, यहाँ पे बहुत ही कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल गुड्स दीज स्टोर्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। लास्ट इसका टाइप है रिटेल का मॉल। मॉल के अंदर अलग अलग तरह के रिटेलर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है। अ मॉल इज अ लार्ज एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस एंड रेस्टोरेंट्स। अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल इन एन अमेरिकन टर्म इज वन और more building form a complex. It is a modern type of shop which enables customers to buy different products from one unit to other units of mall. तो ये एक नया कंसेप्ट है। अमेरिकन टर्म के हिसाब से पूरे बिल्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स होता है मॉल। From the late 20th century, entertainment venues such as movie theaters, restaurants begin to be included. तो धीरे धीरे इसके अंदर मूवी थिएटर्स ये भी आ गया। पहले सिर्फ मॉल के अंदर शॉपिंग होता था। मलाड के अंदर, हमारे यहाँ पे मुंबई में जो लोग उनको पता होगा, मलाड में द मॉल करके था, वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग का ही है। हालांकि आजकल जो मॉल होता है उसमें रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, मूवी थिएटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। Nowadays popularity of mall is increasing because of variety of things available at one place. मॉल बहुत ही पॉपुलर है, हैंगआउट स्पॉट होता है बहुत लोग के लिए। फिनिक्स मॉल, इन ऑर्बिट मॉल, बहुत सारे मॉल होते हैं। There is a thin line of difference between the various retail shops such as departmental stores and chain stores and mall etc. सबके बीच में एक बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, जितने भी अलग अलग रिटेल शॉप हमने यहाँ पे देखी। रीसेंट ट्रेंड इन द रिटेल ट्रेड, तो रीसेंट इसके अंदर क्या एकदम लेटेस्ट क्या आ चुका है, ऑनलाइन आ चुका है। आज की तारीख में हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने पूरा सब कुछ बदल दिया। Nowadays, online retail form of buying and selling goods become more popular in Indian scenario. This form of is very easy platform for seller as less investment is required. No need of storage. उनको स्टोर करने का जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं चाहिए, अलग से शॉप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वेयर हाउसिंग नहीं चाहिए। नो नीड टू फेस इंटरेक्शन, कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है उनका। द फोकस इज ऑन प्रॉम्प्ट सर्विस। प्रॉम्प्ट मतलब फटाफट प्रोवाइड करने में सर्विस, प्रॉम्प्ट सर्विस देने पे है। क्वालिटी अच्छी दो, प्रॉम्प्ट सर्विस दो, ये उनका काम है। पॉपुलर एग्जांपल्स ऑनलाइन रिटेलर के कौन है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आप जानते ही हो ये नाम, शॉपक्लूज, मिंत्रा वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल ट्रेड हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ पार्ट 1। ट्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपने इसे अच्छी तरह से रीड नहीं किया, पढ़ा नहीं, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आपने देखा ही कितने पॉइंट ऑलमोस्ट सब में सेम है। तो अच्छी तरह से रीड करिए, ये सारे पॉइंटर्स का नोट्स बनाना चालू करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। बी होम, बी सेफ। ओके, बाय।